Hi, so we are reading class 10th NCERT हिस्ट्री बुक। इसके पहले सेक्शन में हमने देखा इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ये कुछ इवेंट्स हुई, ये कुछ प्रोसेसेस हुई जिसने मॉडर्न डे का ग्लोबल ऑर्डर चेंज करके रख दिया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे क्या हुआ? फ्रांस बना, जर्मनी बना, इटली बना, यूनिफिकेशन हुआ, यूके प्रेजेंट फॉर्म में आया, ओटोमन एम्पायर आया। इस नेशनलिज्म ने पूरे वर्ल्ड में अपने छाप छोड़ा है। नेशनलिज्म इसके बाद इंडिया में आया। इंडिया में नेशनलिज्म आया तो हमने इसे देखा गांधी जी के अराइवल के टाइम से। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। मीनवाइल इंडिया एज अ नेशन स्टेट राइज हुआ। फिर इंडिया को 1947 आज़ादी मिली एंड देन ऑनवर्ड ये जो नेशनलिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ का। नाउ जो सेक्शन 2 है ये बात करता है लाइवलीहुड। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड कैसा है, इकोनॉमीज़ कैसे चलती है और सोसाइटीज़। ये हम आज देखते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल ऑर्डर। ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, आज जो ग्लोबलाइजेशन है, या फिर आप आईएमएफ देखो, डब्ल्यूटीओ देखो, दिस वर्ल्ड बैंक देखो, ये कैसे, इनका ओरिजिन क्या है, जेनेसिस क्या है, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ। वेरी वेरी गुड चैप्टर और बहुत सारे अच्छे इसमें इंसाइट्स दिए हुए हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। सो दिस इज़ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है। देन सिल्क रूट्स क्या होते हैं, हम देखते हैं ना चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। सो डू यू नो इसका ओरिजिन कैसे है, ये शुरुआत में कैसे सिल्क रूट होता था और चाइना का क्या रोल था यहाँ पे। फूड ट्रैवल, दिस स्पैगेटी एंड पोटैटो, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं बिकॉज ह्यूमन ट्रैवल करते हैं। देन ये कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड, कैसे डिसीज़ का स्प्रेड हुआ, इसने भी बिकॉज जो न्यू वर्ल्ड था वहाँ पे काफ़ी डिसीजेज़ नहीं थी, वो ओल्ड वर्ल्ड मतलब यूरोप एंड ऑल दिस अटलांटिक यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बहुत सारी चीज़ों का। देन ये 19th सेंचुरी आया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमीज़ कैसे शेप हुई। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में ये एक स्लेव ट्रेड एक काफ़ी ज़्यादा होता था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। लेट 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म आ गया था, पूरा अफ्रीका इन्होंने ऐसे बेल्जियन, ब्रिटिश, जर्मन, इटालियन, यूरोप ने पूरा यहाँ पे डिवाइड कर रखा था, कॉलोनीज फॉर्मेशन था यहाँ पे। देन ये रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग आया, डिसीजेज आया, इंडेंचर्ड लेबर है, काफ़ी सारे इंडियन ओरिजिन के पीपल यू मे फाइंड इन वेस्ट इंडीज़ एंड ऑल। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई लंदन में। देन डिस्टेंट व्यू ऑफ सूरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कैसे ट्रेड रूट से कनेक्टेड था 17th सेंचुरी में विद दी वर्ल्ड। फिर आता है इंटर वॉर इकोनॉमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 18। ये जो दोनों वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन्होंने भी ग्लोबल ऑर्डर शेप करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। मास प्रोडक्शन होगा, असेंबली लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नई नई कंपनीज आएंगी। फिर 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन के रिपरकशंस आएंगे। फिर जो पोस्ट वॉर इरा है इसको हम बिल्ड करेंगे। देन यहाँ पे रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस होंगे अर्ली पोस्ट वर्ल्ड और ईरा में। डीकोलोनाइजेशन होगा, सी 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो डीकोलोनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड बिगनिंग ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पीक आएगा। और फिर आज जो वर्ड हम देख रहे हैं कोविड-19 है यहाँ पे, और डी ग्लोबलाइजेशन के साइंस दिख रहे हैं। कंट्रीज़ जो हैं ये नेशनलिस्ट टेंडेंसी फिर से आ रही है। सो दिस इज़ वाई हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें की मिलता है कि आज जो चीज़ें हैं वो वैसी क्यों हैं, वी गेट टू सी अ ग्रेट इनसाइट। सो दैट इज़ वाई अगेन हम इस पूरे बुक को विल ट्राई टू डू इट इन सिंगल सेशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड इतना ब्यूटीफुली और इतने अच्छे नॉलेज यहाँ पे दिया है इस क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो गई यहाँ पे एंड दिस अंडरस्टैंडिंग वुड रिफ्लेक्ट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। दिस इज़ द ब्यूटी, इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा है। तो लेट अस स्टार्ट। लाइवलीहुड, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़। लाइवलीहुड, इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है और सोसाइटी कैसे फॉर्मेशन हुआ है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। व्हेन वी टॉक ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years। पिछले 50 साल का ये प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में तो इनफैक्ट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history। बैकग्राउंड में काफ़ी टाइम पहले से चल रहा था। ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ दिस कैपिटल एंड मच एल्स।
As we think about the dramatic and visible sign of global interconnectedness in our lives today, we need to understand हर चीज़ का एक फेज़ होता है. वर्क जो होता है ना वो फेज़ में होता है. तो इसी तरह के जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है ये भी फेजेस में है. ग्लोबलाइजेशन भी फेजेस में होगा. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टेडली मोर इंटरलिंक्ड. मैन क्या होता है? सोशल एनिमल होता है. अभी हमें लॉकडाउन कर दिया है तो वी आर फीलिंग सो सैड, सब सैड फील कर रहे हैं बिकॉज हम इंटरलिंक्ड है. वी नीड टू इंटरैक्ट. एंशियंट टाइम्स में ट्रैवलर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, प्रीस्ट एंड पिलिग्रिम्स. ये ट्रैवल करते थे वास्ट डिस्टेंस में और नॉलेज ट्रांसफ़र होता था, अपॉर्चुनिटी आती थी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होता था और एस्केप दिस परसिक्यूशन. समटाइम इनको होमलैंड से परसिक्यूशन होता था तो ये भाग जाते थे वहाँ से. बट द गुड थिंग इज़ इससे क्या होता था? इंटरेक्शन होता था एंड इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. They carried goods, money, values, skills, ideas, inventions, even germs and diseases भी आते थे. इसको हम बाद में देखेंगे कैसे इन्होंने कैटास्ट्रॉफी बनाया है. इवन कोविड-19 भी आप देखो, ये चाइना में ओरिजिन हुआ, वुहान में, फिर ट्रैवलर्स के कारण ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया. तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, जर्म्स एंड डिसीजेज. एज अर्ली एज 3000 BCE में एक्टिव कोस्टल ट्रेड इंटरलिंक था. इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये IVC जो थी ना, ये अपने समय से बहुत आगे थी विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया में. फॉर मोर देन अ मिलेनिया यहाँ पे थे दिस कौड़ी जो होता था ये एक सी शेल होता है यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी. तो अभी भी इनका ट्रेड एक यहाँ पे इनको दे नो द कॉन्सेप्ट दिस ट्रेड कि एक करेंसी फॉर्म होना चाहिए, इससे हम ट्रेड करेंगे. मालदीव्स में फाउंड देयर वे टू चाइना, ईस्ट अफ्रीका. लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड है डिसीज़ कैरिंग जर्म्स का जो ट्रेस कर सकते हैं. फार बैक इज़ द 17th सेंचुरी. 13th सेंचुरी में इट बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक. तो ये पूरे जो है ना ये इवेंट्स बताते हैं कि ट्रेड काफ़ी प्रिवेलेंट था इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. दिस इज़ अ इमेज ऑफ शिप. मेमोरियल स्टोन है, गोवा म्यूज़ियम में है. इमेजेस हैं, शिप है, मेमोरियल स्टोन्स हैं, वेस्टर्न कोस्ट में मिले हैं. सो ये बताता है कि ओशियनिक ट्रेड कैसे उस ड्यूरेशन पे भी प्रिवेलेंट था. अब एक वर्ड आता है, वो वर्ड आता है सिल्क रूट. जैसे आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना चाइना जिस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी एक हिस्ट्री होती है. सिल्क रूट डिपिक्ट करता था चाइनीज़ केव पेंटिंग्स हैं ये कहाँ पे मिली है? दिस गांसू चाइना. तो दे वर शोइंग कि इस तरीके से ये सिल्क ट्रेड यहाँ पे ये ट्रेड रूट्स बना रखे थे इन्होंने. तो जो ट्रेड रूट है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स का. डिस्टेंट पार्ट ऑफ वर्ड्स में ये वाले लिंकेजेस आपको मिल सकते हैं. सिल्क रूट है ये पॉइंट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेस्ट बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गो. सिल्क का बिकॉज सिल्क हमें पता है मलबरी टसर एंड ऑल, तो ये जो सिल्क था ये इसमें स्पेशलिटी थी चाइना में और इसको ये ट्रेड करता था, व्यापार करता था और वहाँ से वेल्थ जनरेट होती थी. तो वेस्ट बाउंड चाइनीज़ सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट. हिस्टोरियंस ने इसे आइडेंटिफाई किया है. बहुत सारे सिल्क रूट हैं ओवर लैंड एंड सी. जैसे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, आप बताओ कि बेल्ट कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है, लैंड कौन सा है और सी कहाँ है. मॉडर्न डे BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का, यू वुड बी सरप्राइज्ड. knitting together vast regions of Asia, linking Asia and Europe and Northern Africa. तो ये सब जगह ये सिल्क रूट था इनका. They are known to have existed since before the Christian era. They are so old. Thrived almost till the 15th century तक ये थ्राइव हुआ था. इसके बाद ये यूरोपियंस आ जाएंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एट ऑल. चाइनीज़ पॉटरी भी जो थी ये भी ट्रैवल करती थी सेम रूट पे. टेक्सटाइल्स थे, स्पाइस, इंडिया को स्पाइस किंग माना जाता था. हमारे यहाँ के मसाले पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं साउथ ईस्ट एशिया में. इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लो होता था फ्रॉम यूरोप टू एशिया. तो एशिया इस टाइम पे काफ़ी वेल्दी है. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस थे, हैंड इन हैंड हो रहे थे. अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया. मिशनरीज आते थे. अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स भी आए फ्यू सेंचुरीज लेटर. मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज़्म इंडिया में इमर्ज हुआ था और ये बुद्धिज़्म इमर्ज होके ऐसे स्प्रेड हुआ. ईस्टर्न इंडिया स्प्रेड हुआ सेवरल डायरेक्शंस में, चाइना, दिस साउथ एशिया, काफ़ी जगह ये बुद्धिज़्म ऐसे स्प्रेड हुआ था. तो द पॉइंट इज़ प्री मॉडर्न एरा में भी इंटरलिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं. अब बात करते हैं फूड का. हम कहीं जगह नहीं जाते हैं तो हमको वहाँ का फूड एक्सचेंज होता है. राजस्थान की दाल बाटी है, आप साउथ में चले जाओ, हर जगह मिलने लग गई है आजकल दाल बाटी. तो एक्सचेंज होता है इस तरीके से फूड का. फूड ऑफर्स साउथ में भी डोसा एंड ऑल, नॉर्थ में काफ़ी पॉपुलर है. तो एक्सचेंज ऑफ फूड है जैसे कि स्पैगेटी एंड पोटैटो.
Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders, travelers इंट्रोड्यूस किए, न्यू क्रॉप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू द लैंड्स दे ट्रेवल, बिकॉज क्रॉप्स जो होती है, फ्लोरा एंड फौना होता है ना, ये भी हम इकोलॉजी में हम देखेंगे ये इंडिजिनस होता है, कई बार ये इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है अगर ये फॉरेन लैंड में जाती है तो. सो इवन रेडी फूड स्टफ भी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में शेयर कॉमन ओरिजिन्स हैं उनके, जैसे कि ये स्पैगेटी एंड नूडल्स. इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो नूडल्स हैं ये ट्रैवल हुआ फ्रॉम वेस्ट को, ट्रैवल हुआ फ्रॉम चाइना, मतलब ओरिजिन चाइना में हुआ, फिर इसके बाद ये वेस्ट में ट्रैवल हुआ और फिर यहाँ इसका नाम नया पड़ गया. परहैप्स अरब ट्रेडर्स ने पास्ता 5th सेंचुरी में सिसिली इटली में बनाया, आइलैंड नाउ इन इटली. तो अगेन इटालियन पास्ता इज़ सो फेमस, बट इसका ओरिजिन कहाँ है, अरब में है. सिमिलरली स्पैगेटी का ओरिजिन कहाँ है, चाइनीज़ नूडल्स में है. सिमिलरली फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान. सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन. गेस वर्क सजेस्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी. मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, वी डोंट नॉट नो आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries अगो वर नॉट नोन. हमें पहले पता नहीं था, इवन इंडिया में भी वी डिडंट नो दिस. पोटैटो, सोया, ये हम इसकी जानकारी नहीं रखते थे करीब 5 सेंचुरी अगो. अभी 2020 चल रहा है, 1520 में हमें इसको पता भी नहीं था. अवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries अगो. दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर दिस क्रिस्टोफर कोलंबस, ये बहुत बड़ा नाम है, एक्सीडेंटली डिस्कवर किया वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. क्रिस्टोफर कोलंबस वॉयजेस से ये डिस्कवर हुए थे. डिस्कवर होता है ढूंढना, इन्वेंट करना होता है उसको बनाना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है वर्ड्स में. मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस एंड ओरिएंट एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम दिस. मार्को पोलो, बुक्स ऑफ मार्वल्स, 15th सेंचुरी. तो ये ट्रैवलर्स भी थे, ही इज़ अ वेरी वेल नोन ट्रैवलर मार्को पोलो. तो इस तरीके से एक्सचेंज होने लग गया चीज़ों का. अब हम यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ये कैरेबियन है, वेस्ट इंडीज़ भी है. इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट और इनका नाम था अमेरिकन इंडियंस जो अमेरिका में रहते थे. समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. Europe poor begin to eat better because of this potato and all, live longer with the introduction of this humble potato. Potato भी आजकल सबका फेवरेट होता है पोटैटो, तो इसका भी ओरिजिन यहाँ पे आया. आइलैंड्स पुअरेस्ट पीजेंट्स थे बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो दैट व्हेन डिसीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840s हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ दिस स्टारवेशन. तो वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए. लुक एट दिस पिक्चर, आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था लंदन में तो पीपल डाइड. नाउ कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड. अब लोग जब मिलेंगे अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड के तो कॉन्क्वेस्ट होगा, डिसीजेस फैलेगी और व्यापार भी होगा. प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी. वर्ल्ड अब सिमटने लगेगा. आज तो इतना छोटा हो गया है कि विद इन अ डे हम पूरे वर्ल्ड में एक बार अमेरिका में पहुंच सकते हैं अपन फ्रॉम इंडिया. इतना ज़्यादा अब वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया है. ज्योग्राफी क्लास 10th. European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन जो था एक बसलिंग ट्रेड था, गुड्स थे, पीपल थे, नॉलेज, कस्टम, ये क्रिस क्रॉस होने लग गया इट्स वाटर. लोग ऐसे इसको क्रॉस कर रहे हैं. इंडियन सबकॉन्टिनेंट सेंट्रल था टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट था इन देयर नेटवर्क. तो आज की डेट में भी इंडियन ओशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. एक टाइम आएगा अटलांटिक ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर अमेरिका है इधर यूरोप है. आज की डेट में दिस इंडियन ओशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Entry of European helped expand or redirect some of these flows towards Europe. अब before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years because ये new land था. अमेरिका भी land of this immigrant है, यहाँ कोई ओरिजिनल काफ़ी कम लोग हैं, बाकी लोग बाहर से आके यहाँ पे बसे हैं, यूरोप एंड ऑल. But from the 16th century, vast lands and abundant crop था, minerals began to transform trade and lives everywhere. और अब अमेरिका अचानक से काफ़ी राइज होगा. वास्ट लैंड्स है, abundant crop है. तो अमेरिका में भी हम देखें ना तो इधर अटलांटिक कोस्ट है, पहले यहाँ सेटलमेंट हुआ, फिर ये धीरे धीरे इधर यहाँ पे बढ़ेंगे, पैसिफिक कोस्ट में जाएंगे. ये कैलिफोर्निया एंड ऑल जो है ये बाद में आएगा, पहले यहाँ पे सेटलमेंट होगा. Precious metals, particularly silver from mines located in present day Peru, मैक्सिको, ये अब आएंगे यूरोप में और ये यूरोप की वेल्थ बढ़ा देंगे, फाइनेंस करेंगे उसका ट्रेड विद एशिया. इस पैसे से वो एशिया को डोमिनेट करेगा. लेजेंड्स स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ. साउथ अमेरिका, साउथ में
मोर एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ दिस अल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। इस टाइप से इनको मोटिवेशन मिलता था डिस्कवर करने का। पोर्तुगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट थे, इन्होंने कोलोनाइज़ किया अमेरिका को डिसाइसिवली अंडर वे बाय मिड 16th सेंचुरी आते आते इन्होंने कोलोनाइज़ कर दिया। तो आप देखो साउथ अमेरिका में, नॉट नॉर्थ, साउथ अमेरिका में इनका बहुत प्रेजेंस है। पोर्तुगीज़, स्पेनिश, ये लैंग्वेज भी यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। इनफैक्ट मोस्ट पावरफुल वेपन जो था ना इनके पास, वो क्या था? कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था, फायर पावर नहीं था। मोस्ट पावरफुल वेपन था जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। इसको आप कनेक्ट करिए, कोविड-19 एक बहुत माइक्रोस्कोपिक वायरस है, इसने पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल कर दिया है। लैक्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी। बिकॉज इनके पास एक्सपोजर नहीं था, तो ये इम्यून नहीं थे इस नई चीज़ के, तो इसने इनको बहुत ज़्यादा मारा। और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे अमेरिका के, दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस जर्म्स एंड वायरसेस अगेंस्ट दीज डिसीजेज जो यूरोप से आई थी। स्मॉल पॉक्स ने काफ़ी लोगों को डेथ किया, पर्टिकुलरली प्रूव्ड अ डेडली किलर। Once introduced, it spread deep into the continent, ahead even of any European reaching there. It killed and decimated community की community एकदम मर गई। तो बिना कोई हथियार चलाए इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ओके, सो ये कहलाता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। जॉन विंथ्रॉप बोलते हैं, फर्स्ट गवर्नर है मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी न्यू इंग्लैंड के। 1634 में इन्होंने लिखा, स्मॉल पॉक्स सिग्नल्स गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनी। सी दिस वॉज देयर मेंटेलिटी। द नेटिव्स वर नी all dead of smallpox, so as the Lord cleared this title we possess. So this is how they won this America. Now guns could be bought or captured and turned against the invaders, but diseases, smallpox है, ये conquer करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून थे, ये इम्यून थे, बट जिसको जीतना था वो इम्यून नहीं थे, और इन्होंने बहुत ईजिली उनको विन कर लिया। नाउ अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी और हंगर कॉमन थी यूरोप में। सिटीज़ क्राउडेड थी बिकॉज पॉपुलेशन बूम हो रहा है यहाँ पे और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो डेडली डिसीज़ वर वाइड स्प्रेड। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थे। रिलीजियस जो डिसेंटर्स थे, मतलब धर्म जो नहीं मान रहे, डिसेंटर मतलब वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो सोसाइटी में ऐसा होता है, सोसाइटी जो बोल रही है अगर आप उस बात को नहीं मानोगे ना, तो आपको वो बॉयकॉट करने लग जाते हैं। तो उनको परसिक्यूट किया गया, जो डिसेंटर्स थे, रिलीजियस बिलीफ जो नहीं मान रहे थे। थाउजेंड्स देयर फोर फ्लेड यूरोप एंड अमेरिका। तो ये फ्ली करके चले गए यूरोप एंड अमेरिका, न्यू लैंड में जाएंगे, न्यू वर्ल्ड बनाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने यूरोप छोड़ दिया। By the 18th century, plantation work by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European market. अब ये slaves trade क्या था, ये हम आगे देखेंगे कि ये जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका का ये पूरा ट्रेड है ना, ये स्लेव कोस्ट बन गया। यूरोप यहाँ से आते थे, यहाँ से इन अफ्रीकन्स को उठाते थे और फिर यहाँ अमेरिका जाते थे, यहाँ पे इन अफ्रीकन्स को डंप करते थे फॉर प्लांटेशन एंड ऑल, और फिर ये वापस वहाँ से प्रोडक्ट लेके इधर आ जाते थे। तो दिस वे दे स्टार्टेड दिस ट्रायंगुलर, इनका ट्रेड चालू हो गया, और ये बहुत काला दाग है ह्यूमन की हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा इन पे एट्रोसिटीज़ की गई है। नाउ थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। By 18th century, plantation worked by slaves captured in America, Africa, grow cotton and sugar करते थे यूरोपियन में। तो वेस्ट इंडीज़ एंड ऑल में देखना, सारे के सारे यहाँ से स्लेव ट्रेड से गए हैं। Until well into the 18th century, चाइना और इंडिया वर among the world's richest country। तो इंडिया और चाइना काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड में भी चाइना और इंडिया का काफ़ी दबदबा था। हाउएवर मोर द 15th सेंचुरी आते आते चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। चाइना रिड्यूस हो गया रोल उसका। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड, अब लोग देखने लग गए इंस्टेड ऑफ दिस ईस्ट। सी ये यूरोप है, यूरोप जनरली इसको जैसे वेस्ट बोल देते हैं ये, और जो इंडिया तरफ आता है दिस इसको एशिया तरफ, इसको ईस्ट बोल देते हैं ये। तो यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये यूरोप सेंटर में, इधर वेस्ट में अमेरिका हो गया, इधर ईस्ट में इसके एशिया हो गया। नाउ श्रैंक 1500s में ये इकोनॉमी यहाँ पे श्रैंक होने लग गई। जैसे ये स्लेव्स हैं, ये बहुत इनह्यूमन टास्क हो रहा था। ये लंदन न्यूज़ में स्लेव्स को ऐसे एक कमोडिटी की तरह ह्यूमन लाइफ को यहाँ पे ऐसे सेल किया जा रहा है। बायर्स सेल्स एंड ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। सो दिस इज़ फर्स्ट सेक्शन। सेकेंड सेक्शन है वो है 19th सेंचुरी में अब आ गए अपन। अब कब अपन आ गए? 1815। हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में पढ़ी जाती है, तो अब अपन 1815 आ गए। अब अपन 1914 तक जाएंगे, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 फिर हम स्टार्ट हो जाएगा फिर।
तो वर्ड चेंज प्रोफाउंडली 19th सेंचुरी में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, इंटरेक्ट हुए, ट्रांसफॉर्म हुई सोसाइटी और रीशेप हुए एक्सटर्नल रिलेशंस। बहुत तेज़ी से वर्ड चेंज हो रहा है। पहले 100 साल जिस काम को लगते थे ना, वो अब 10-10 साल में होगा, और अभी 2020 आते आते तो 1 ईयर में ही काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। 2020 स्टार्ट होने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि पहले 6 मंथ्स ऐसे होंगे। नाउ सी 6 मंथ में ही वर्ड अपसाइड डाउन हो गया है। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ मूवमेंट फ्लो होता है विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में, इकोनॉमिक्स। फर्स्ट होता है फ्लो ऑफ ट्रेड। 19th सेंचुरी में ये लार्जली गुड्स का ट्रेड होता था, क्लोथ और वीट का। सेकंड, तो ये तो ट्रेड हो गया, फ्लो ट्रेड हुआ गुड्स का, सामान का। सेकंड जो फ्लो हो रहा है वो लेबर का हो रहा है। लेबर के फ्लो के लिए माइग्रेशन होगा, पीपल इन सर्च एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में भी अभी हम देख रहे हैं ना, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए मूव करते हैं, बिहार, यूपी, इधर से वो जाते हैं, गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। सो द थर्ड इज़ द मूवमेंट ऑफ दिस कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। तो सामान, लेबर और पैसा, इन तीनों का एक्सचेंज हो रहा है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑल 3 फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन। सब इंटरकनेक्टेड है और अफेक्ट करते हैं पीपल लाइफ मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। इंटरकनेक्शन से क्या होता है, कई बार अगर इंटरकनेक्शन टूटता है, जैसे लेबर माइग्रेशन वॉज ऑफन रिस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लो, तो डैमेजेस आते हैं। Yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look 3 फ्लो को together। तो हम ये इन 3 चीज़ों पे फोकस रखेंगे, गुड्स का फ्लो, लेबर माइग्रेशन का फ्लो और पैसे, कैपिटल का फ्लो। तो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप होगी? गुड प्लेस जो होते हैं वो स्टार्ट इन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ दिस फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है और उस प्रोडक्शन का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, और ये इंडस्ट्रियल यूरोप ने इसे किक स्टार्ट किया। ट्रेडिशनली कंट्रीज़ जैसे थे वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते थे फूड में, बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन की सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब था लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिटेन अब क्या करेगा, वो सोचेगा सिंपल फूड बनाने के बजाय जो हायर पेइंग एक्टिविटी है उस पर अपना कॉन्सेंट्रेशन करें, और जो फूड है वो हम बाहर से भी इंपोर्ट करा सकते हैं, फूड जैसी बेसिक चीज़ें। दूसरा, ब्रिटेन में यहाँ पे इस टाइम पे पॉपुलेशन राइज भी बहुत ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा लेट 18th सेंचुरी में, तो डिमांड बढ़ जाएगी ज़्यादा। अब हमें पेट का खाना भरना है तो डिमांड बढ़ गई है, अर्बन सेंटर्स आ जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, इंडस्ट्री ग्रो होगी, डिमांड जो होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो ऊपर हो जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसको मीट नहीं कर पाएगा, दिस मीन्स न्यू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को, तो पुश होगा और शॉर्टेज हो रहा है। इकोनॉमी में हमें पता है एक डिमांड होता है, सप्लाई होता है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देगी इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉज आ गए। तो इसमें क्या हुआ, लैंडेड ग्रुप में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न और ये हो गए कॉर्न लॉज। Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of this corn law. After the corn law was scrapped, इसको हटा दिया, food could be imported। अब फूड हम बाहर से बुला सकते हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, बाहर से बुलाना। एक्सपोर्ट मीन्स होता है सामान को बाहर भेजना, निर्यात करना। तो इम्पोर्टेड इनटू द ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो मैनी टाइम्स हम देखते हैं ना इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, कि बाहर से कुछ बुला लो वो सस्ता होता है बजाय उसको घर में बनाने के। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कॉम्पीट विद इम्पोर्ट्स। वास्ट एरिया ऑफ लैंड था वो अनकल्टिवेटेड हो गया, थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन थे वो थ्रोन आउट ऑफ वर्क हो गए, दे फ्लोक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज। तो अब ये लोग बाहर जाना चालू कर देंगे। अब फूड प्राइसेस कम होगी, फेल होगी, कंजम्पशन ब्रिटेन में बढ़ेगा। मिड 19th सेंचुरी आते आते फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ब्रिटेन में। दिस ऑल्सो लेड टू हायर इनकम, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो देयरफॉर वो ज़्यादा फूड अब इम्पोर्ट करने लगेंगे। अब बिकॉज फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई कहाँ से करें? अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ज़मीनें साफ़ की जाएगी और फूड का सप्लाई बढ़ाने के लिए फूड प्रोडक्शन होगा, ताकि ये जो ब्रिटिश डिमांड है इसको फुलफ़िल करें। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे मैचिंग हो रही है। इट वॉज नॉट इनफ मेयरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। अगेन लैंड इज़ वन फैक्टर, बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी होते हैं। जोग्राफी 10th हमने देखा, ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट। रेलवे की ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। न्यू हार्बर्स की ज़रूरत है, बिल्ड करेंगे, ओल्ड वन को एक्सपैंड करेंगे कि जो शिप है वो इन कार्गोज़ को लेके ट्रांसपोर्टेशन करे इस फूड एंड ऑल का। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होगा।
This meant building homes and settlements. All these activities in turn require capital and labor. इसमें पैसे की भी ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है. कैपिटल फ्लो होगा फाइनेंशियल सेंटर, जैसे लंदन से पैसे आ गए. दे डिमांडेड फॉर लेबर. अब लेबर कहाँ से आए? लेबर का शॉर्ट सप्लाई है. तो एक काम करते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इधर ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं. तो अमेरिका में अब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी. ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, तो यूरोप से यहाँ पे लोग आने लग जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी. तो ये सप्लाई करेंगे लेबर और कैपिटल आ जाएगा. दिस लंदन दे हैड प्लेंटी ऑफ दिस मनी. 50 मिलियन पीपल एमिग्रेट करेंगे फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 19th सेंचुरी में. ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम. डिस्प्लेस हो रहे हैं, अलग नई जगह जा रहे हैं, ओशंस क्रॉस करेंगे, वास्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. क्यों? ताकि एक बेटर फ्यूचर इन्हें मिल सके. तो हमने इसमें देखा था माइग्रेशन में दो फैक्टर्स होते हैं. एक होता है पुश फैक्टर, यहाँ हो गया पुल फैक्टर. दोनों फैक्टर साइमल्टेनियसली प्ले कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई ये इतना लंबा डिस्टेंस का यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है. ये ऐसे माइग्रेंट्स की शिप होती थी. एमिग्रेंट शिप है, ये यूएस जा रही है दिस 1869 में. ये कहाँ पर है? दिस इज़ बोर्ड द शिप आयरिश एमिग्रेंट है. तो ये कल्चर आ गया, नई जगह जा रहा है, वहाँ पे ही हम रहेंगे. अब 1890 आया, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी टेक शेप होने लग गई. कॉम्प्लेक्स चेंज आया इन लेबर मूवमेंट पैटर्न में 1890 आते आते. कैपिटल फ्लो, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज, ये सारे फैक्टर्स आ गए. फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन. घर के आसपास से नहीं आ रहा है, बट बहुत दूर माइल्स अवे से आ रहा है. जब इंडिया आज़ाद शुरू के टाइम थे, हम यूएस से फूड, ग्रेन, wheat import कर रहे थे. So it was not grown by a peasant tilling his own land, but by agricultural worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. तो नया लैंड इन्होंने क्लियर किया, फॉरेस्ट क्लियर करके नए टाइप का यहाँ पे एक फैक्ट्री सिस्टम लगा दिया. लेबर्स वर्क कर रहे हैं और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये बहुत दूरी तक फिर ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. शिप्स हैं, इंक्रीजिंगली मैंड है. डेकेड्स लो पेड वर्कर थे. यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन, यहाँ पे इन्होंने लेबर लिया और पैसे आ रहे थे इधर यूरोप से. तो इस तरीके से ब्रिटेन का ये डिसीजन था. इसने माइग्रेशन करवाया अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में. नाउ कुछ जो ड्रामेटिक चेंजेस हुए स्मॉलर स्केल में अकर्ड हुए क्लोज, जैसे हमारे वेस्ट पंजाब में भी हुआ. ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बना दिया इरिगेशन कैनाल का, ट्रांसफॉर्म किए सेमी डेजर्ट वेट्स को फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में. तो यहाँ ज़्यादा ग्रो हो पाएगा वीट और कॉटन का एक्सपोर्ट के लिए. कैनाल कॉलोनीज़ बनाई, इरीगेटेड बाय न्यू कैनाल्स वर कॉल्ड. यहाँ पे सेटल किया पीजेंट्स को, और यही पंजाब में ऐसा इन्होंने प्रोडक्शन का मॉडल बना दिया. फूड मेयरली एक एग्जाम्पल है. सिमिलर स्टोरी कॉटन में भी हुई. कल्टीवेशन एक्सपांड हुआ टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स. कॉटन होता है, कॉटन से रेशा आता है, रेशे से धागा बनता है और वो मिल्स में कपड़ा बनाते हैं उसका. जैसे कि रबर है, रबर भी रैपिडली ऐसे एक्सपैंड हुआ. प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डेवलप हुआ 1820-1914 के बीच में, मल्टीप्लाई हुआ. 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड ऑफ दिस प्राइमरी प्रोडक्ट रबर प्राइमरी प्रोडक्ट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वीट एंड कॉटन, मिनरल्स सच एज कोल एंड ऑल. इस तरीके से इन बेसिक चीज़ों ने वर्ल्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दिया. अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इसका क्या रोल है? रेलवेज, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ्स आए, ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे. इनके बिना तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं 19th सेंचुरी वर्ल्ड को. जैसे कि ये जो स्टीम इंजन है, ओके, जेम्स वॉट, स्टीम. देन इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया. टेलीग्राफ से रैपिड कम्युनिकेशन होने लग गया डिस्टेंस पे. स्टीम शिप से हमें अगेन रेलवेज एंड ऑल से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ तो इससे लार्ज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होंगे. कोलोनाइजेशन ने स्टिमुलेट किया नया इन्वेस्टमेंट. इम्प्रूवमेंट होगा ट्रांसपोर्ट में. रेलवेज फास्ट होंगी, वैगन्स लाइटर होंगे, लार्जर शिप्स हो गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी हो. फूड ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा क्विकली फार अवे फार्म्स में ये ट्रैवल होने लग जाएगा. सो दिस इज़ द स्मिथ फील्ड क्लब कैटल शोज़. ये लंदन में ऐसा दिखाया है. किसी मीट सप्लाई हो रही है, सेंटर्स ऑफ द सेम. तो अब क्या हो रहा है, सब असेंबली लाइन और एकदम प्रोफेशनल वे में बिजनेस ओरिएंटेड ये सारे काम हो रहे हैं. एग्रीकल्चर हमने देखा था ना, पहले सबसिस्टेंस हो रहा था, इंटेंसिव हुआ, देन उसके बाद ये प्रॉपर प्रोफेशनली मैनेज्ड थिंग्स हो गई यहाँ पे. तो ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट है यूरोप में, यहाँ पे वर्क हो रहा है मीट एंड ऑल का सप्लाई. ट्रेड जो था मीट में ऑफर करता था गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस. 1870 तक एनिमल्स शिप होते थे
लाइव जिंदा शिप किए जाते थे अमेरिका से यूरोप में, और फिर वहाँ जाके उनको स्लॉटर किया जाता था व्हेन दे अराइव देयर। बट जो जिंदा एनिमल्स होते हैं इनका जगह बहुत लेते हैं, ये लॉट ऑफ शिप इन्होंने स्पेस में शिप में स्पेस ले लिया, और इतनी लंबी वॉयज करेंगे तो काफ़ी लोग मर भी जाएंगे, ये एनिमल्स फेल इल, वेट लॉस होगा और अनफिट हो जाएंगे टू ईट। तो हम इसका क्या इसमें इनोवेशन करें, तो मीट वॉज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर। हाई प्राइस इन टर्न kept demand and production down until the development of this new technology। न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी, रेफ्रिजरेटेड शिप्स आ गए। रेफ्रिजरेशन मतलब टेम्परेचर कम है इसके अंदर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड था, ये अब लंबे डिस्टेंस तक अब ट्रैवल कर पाओगे। तो एनिमल्स को अब क्या कर रहे हैं, ये स्लॉटर कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट में ही, मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ही उनको स्लॉटर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे यूरोप में एज फ्रोजन मीट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने रेफ्रिजरेटर इन्वेंट कर लिया है। तो इससे शिपिंग कॉस्ट कम हुई, लोअर मीट प्राइस हो गई और डिमांड राइज हो गया। पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम मोर वेरिड डाइट हो सकती है। तो अर्लियर जो मोनोटोनी थी ब्रेड एंड पोटैटो की, अब उसके लिए इनको एक नई चीज़ मिल गई, दैट इज़ दिस मीट। अब नया मीट आ गया, बटर, एग्स एट्सेट्रा, ये उनकी डाइट में आ गया। तो लिविंग कंडीशंस अच्छी हुई, सोशल पीस आया, कंट्री सपोर्ट फॉर दिस इम्पीरियलिज्म अब्रॉड। तो लोग अब इसके फेवर में आ गए, नहीं इम्पीरियलिज्म इज़ गुड, हमें नई जगह कॉन्कर करनी चाहिए और उसको अपने लिए अपना पर्पस सर्व करने के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे ये मीट लोड हो रहा है अलेक्जेंड्रिया में 1878 में, देन ये शिप में जाएगा, रेफ्रिजरेटेड शिप है। तो इस तरीके से ये इन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ की यूरोपियन पावर ने। अब लेट 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म आएगा, ट्रेड फ्लरिश हुआ, मार्केट्स एक्सपैंड हुए लेट 19th सेंचुरी में, बट नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपैंडिंग ट्रेड, इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी। It is important to realize there was a darker side of this process। इसका कॉइन का दूसरा साइड भी था। Many part of the world expansion of trade और closer relationship से वर्ल्ड इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, फ्रीडम हुआ, लाइवलीहुड हुआ। हम कहते हैं ना दादा भाई नारोजी, ड्रेन थ्योरी आ गया। इंडिया तो गरीब हो रहा है बट यूरोप, ब्रिटेन अमीर हो रहा है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट से काफ़ी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल चेंजेस आए, कोलोनाइज सोसाइटी थी और पूरे वर्ल्ड में। एशिया में जो इंडिया और चाइना है ये काफ़ी प्रॉस्परस थे, हमने देखा। अब ये दोनों का डिक्लाइन होगा और ये गरीब होने लग जाएंगे। तो ये अब ऐसे कोलोनियलिज्म का टेंटिकल स्प्रेड हो रहे हैं। वर्स्ट अफेक्टेड अफ्रीका था। अब अफ्रीका में बॉर्डर्स रन स्ट्रेट हैं। आपने कभी सोचा है अफ्रीका में ऐसा कैसे हो सकता है कि कंट्रीज़ की बॉर्डर ऐसे स्ट्रेट है? बिकॉज ये बॉर्डर्स ग्राउंड पे नहीं बनी है, ये बॉर्डर बनी है मैप पे, रन स्ट्रेट है। दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर। In fact, this was almost how rival European power drew up the borders demarcating their respective territory। 1885 में बिग यूरोपियन पावर बर्लिन में मिली और कार्व कर दिया इन्होंने अफ्रीका को। आपस में सब आपस में मिले थे ये, बेल्जियन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इटली, पोर्तुगीज, स्पेनिश, दिस इज़। तो इन्होंने पूरे अफ्रीका को अपने हिसाब से मार्केशन करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन एंड फ्रांस वास्ट एडिशन था ओवरसीज़ टेरिटरी में लेट 19th सेंचुरी। अभी भी फ्रांस की काफ़ी सारी ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। बेल्जियम एंड जर्मनी नए कॉलोनियल पावर बन गए। यूएस भी अब इस रेस में आ जाएगा, टेकिंग ओवर सम कॉलोनी अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। तो ये कॉलोनियलिज्म राइज होगा, कॉलोनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की फ़ाइट होगी और इसी से फिर 1914 में हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा और ये कंट्रीज़ पूरा वर्ल्ड इधर सफ़र करेगा। तो ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीका इन्होंने इस तरीके से कॉलोनाइज कर दिया था। सी, ये गोल्ड कोस्ट है, टोगो, आइवरी कोस्ट है, इधर ही स्लेव कोस्ट भी है। यहाँ से सारे स्लेव्स ऐसे ये इधर अमेरिका में लेके जाते थे। दिस वाज एन इनह्यूमन टास्क हो रहा था यहाँ पे। देन ये एक पेंटिंग देखिए, ये रीयूनाइट कर रहे हैं सेंट्रल अफ्रीका। तो अफ्रीका में भी जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नई जगह ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। सी, this is the way they were this exploiting the local people, hunters and all, laborers mobilize हो रहा है यहाँ पे। अब एक चीज़ आती है रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। ये जो डिसीजेज होती है ना, बायो वेपन्स, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके फेवर में काम किया है कोलोनाइज़र और दिस इम्पीरियलिस्ट पावर में। इन्होंने अफ्रीका में ये फैला दिया, रिंडर पेस्ट फैला दिया। कैटल्स जो होती है उनमें प्लेग हो गया और इतनी ज़्यादा मात्रा में पूरी जो लाइफ स्टॉक है अफ्रीका का वो सब मर जाएंगे। अभी देखना, अफ्रीका में 1890 में फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ हुआ कैटल प्लेग, रिंडर पेस्ट। टेरिफाइंग इम्पैक्ट आया पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी डैमेज कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन कोलोनाइज्ड सोसाइटी।
ये बताता है दिस इरा में कॉन्क्वेस्ट किया इवन अ डिसीज़ के दम पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। अभी जैसे इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसे आती है कि दिस कोविड-19 से पूरा यहाँ पे बायो वेपन से अगेन वर्ल्ड चैलेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इधर भी रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग ने ऐसे यहाँ पे कोलोनाइज सोसाइटीज़ को काफ़ी प्रोपेल किया। डिसीज़ अफेक्ट करती थी कैटल को, लाइव्स, फॉर्च्यून्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हिस्टोरिकली हम देखें तो अफ्रीका में एबंडेंट लैंड था, रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन थी। सेंचुरीज लैंड लाइव स्टॉक ने सस्टेन किया था अफ्रीकन लाइवलीहुड को। पीपल यहाँ पे वर्क वेजेस के लिए नहीं करते थे, वो सेल्फ सस्टेन थे बिकॉज उनके पास लाइव स्टॉक एंड ऑल था। हमने ट्राइब्स देखे थे ना, नोमैडिक, इन दिस क्लास 9th हिस्ट्री बुक। सो इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका जो था वो कंज्यूमर ऑफ गुड्स वेजेस कुड बाय, कंज्यूमर्स नहीं थे यहाँ पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो गया, अब अपना सामान कहाँ बेचें, तो मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा ना। ये मार्केट अब ये अफ्रीका में क्रिएट करेंगे। दिस वाज देयर गेम प्लान। इफ़ यू हैड एन अफ्रीकन possessing land and livestock, they were plenty of both, they were happy, you would too say little reason to work for a wage। उनको कोई और दूसरा ambitions नहीं था। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने इन्हें अट्रैक्ट किया अफ्रीका ड्यू टू वास्ट रिसोर्स था लैंड एंड मिनरल का अफ्रीका में। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका, एस्टैब्लिश करेंगे प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स, और इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। बट एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर है, और वो लेबर है, ऐसा लेबर है जो काम नहीं करना चाहता, दे आर मोर देन हैप्पी, कंटेंट है। तो एम्प्लॉयर यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए वर्किंग फॉर वेजेस, प्लांटेशन, माइंस में। तभी वो होगा जब आप वर्क करोगे वेजेस, प्लांटेशन एंड माइंस में। तो इनको एनकरेज कर रहे हैं आप एज अ वेज लेबर काम करो। इनहेरिटेंस लॉज होते थे जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते थे, उसको ये चेंज कर देंगे यूरोपियन। जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रांसवाल गोल्ड माइंस का, दिस विलेज में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड यूरोपियन ने रश किया रीजन डिस्पाइट फियर ऑफ डिसीज एंड ऑल। साउथ अफ्रीका 20% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड प्रोडक्शन यहाँ पे होने लग गया। दे वर रिस्किंग थिंग, और जो अफ्रीका के ये नेचुरल रिसोर्सेज थे दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट। ये इस तरीके से डिगर्स एट वर्क में काम कर रहे हैं ट्रांसफाल गोल्ड फील्ड्स में साउथ अफ्रीका में। ये ऐसे यहाँ पे लोकल्स को लेबर यूज़ हो रहा है, और ये कोलोनाइजर्स हैं। अब क्या होगा, पीजेंट्स जो हैं, कृषक हैं, उनको डिस्प्लेस करेंगे लैंड से। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड विच द अदर वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। माइन वर्कर्स कन्फाइंड होंगे कंपाउंड्स में, नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। फिर आएगा ये रेंडर पेस्ट, इसने सारा इक्वेशन चेंज कर दिया और अफ्रीका के बहुत अगेंस्ट में ये चीज़ हो गई। रेंडर पेस्ट अराइव होगा अफ्रीका में लेट 1880s में। ये कैरिड होगा, इनफैक्ट कैटल को करेगा। इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया था ये, एशिया, ब्रिटिश एशिया से ये यहाँ पे रेंडर पेस्ट आ गया। दिस इज़ द डिसीज़ कैटल के लिए। फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एल्ट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका में। अब ईस्ट अफ्रीका मतलब इधर टूवर्ड्स दिस इंडियन ओशियन है। ये एंटर करेगा अफ्रीका में ईस्ट में। रेंडर पेस्ट मूव करेगा वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर, तो ये इधर से ऐसे वेस्ट मूव करने लग जाएगा अटलांटिक की तरफ, रीचिंग अफ्रीका की अटलांटिक कोस्ट इन 1892। ये केप में पहुंच जाएगा। केप मतलब ये जो साउथ है अफ्रीका का, 5 साल के अंदर अंदर एल्ट्रिया में आया था, इधर भी पहुंच गया और इधर भी पहुंच गया। अलॉन्ग द वे रेंडर पेस्ट जो होगा 90% जो कैटल्स हैं अफ्रीका की वो डेथ हो जाएगी। अब क्या हुआ, सी द गेम प्लान। अफ्रीका का कैटल लॉस हो गया, अफ्रीकन्स जो थे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे अब ब्रिटिश में। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ब्रिटिश को एज अ लेबरर ब्रिटिश की माइंस एंड वर्क में उनको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ द गेम प्लान। लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉय किया अफ्रीकन लाइवलीहुड। प्लांटर्स, माइन ओनर, कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कर दिया जो भी स्कार्स कैटल रिसोर्सेज रिमेन थे। स्ट्रेंथन किया अपने पावर को, फोर्स किया अफ्रीकन को लेबर मार्केट में काम करने के लिए। कंट्रोल कर लिए स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल। यूरोपियन कॉलोनाइजर ने कॉन्कर कर लिया और सबड्यू कर लिया अफ्रीका को। अफ्रीका का ये ग्रेट लॉस हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेस्ट, रेंडर पेस्ट। Similar stories can be told about the impact of this western conquest on other parts of the 19th century world। इंडिया में भी इनका कुछ मोरलेस ऐसे ही गेम प्लान था। इंडिया के क्राफ्ट्समैन एंड ऑल प्रिंसेस आपस में फाइट करवाते थे, डिवाइड कराते थे सोसाइटीज़ को बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, एवरीथिंग, और फिर रूल करते थे। तो डिवाइड एंड रूल, लोकल्स को डिस्ट्रॉय करो और फिर उन पर रूल करो, ये उनका पॉलिसी था। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ आया यहाँ पे, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ये इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है, ये माइग्रेट किए इंडिया में, इलस्ट्रेट करता है टू साइड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड का।
इसमें क्या हुआ, इंडिया से बहुत सारे लेबर्स को ये बाहर लेके जाएंगे, प्लांटेशन वर्कर्स एंड ऑल में से दिस मॉरिशस में लेके गए, वेस्ट इंडीज़ में लेके गए, और वहाँ पे फिर ये वहीं के होके चले हो जाएंगे। तो देवर लाइक इंडेंचर्ड लेबर हैं। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, ग्रेट मिजरी आया, हायर इनकम ऑफ सम, पोवर्टी फॉर अदर। तो इक्विटी नहीं है यहाँ पे, डिवीज़न क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए सम एरिया में, न्यू फॉर्म ऑफ दिस कोएशन इन अदर्स आया। 19th सेंचुरी में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन दिस प्लांटेशंस। प्लांटेशंस होते थे, से टी प्लांटेशंस होता था, शुगर केन होता था, दिस रबर होता था, माइंस में वर्क करते थे, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, इनको हायर किया जाता था अंडर कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉमिस था रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क फॉर 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। 5 साल के लिए आप जाओ मॉरिशस, वहाँ पे काम करो, अगर काम करोगे तो 5 साल बाद आपको वापस इंडिया आने के लिए अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हुए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बन गए ये। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन, जैसे यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, यहाँ से गए। ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ इनको लाइवलीहुड ऑप्शंस थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाहर चले जाते हैं, काम कर लेंगे वहाँ पे। मिड 19th सेंचुरी में ये रीजन में एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुआ, लैंड रेंट बढ़ गया, लैंड्स वर क्लियर्ड, माइंस एंड प्लांटेशन। All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rent, became deeply indebted and forced to migrate in search of work. तो जो अफ्रीका में स्टोरी हुआ है, सिमिलर स्टोरी इंडिया में भी हो रहा है। उनका कैटल लॉस हो गया तो दे वर फोर्स्ड टू वर्क। इंडिया में भी ये सारे चैलेंजेस आए तो नाउ दे आर फोर्स्ड टू वर्क। और ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए थे, इनको चाहिए थे लेबर, और लेबर उनको यहाँ से मिल गया। इंडेंचर लेबर होते हैं ये बॉन्डेड लेबरर होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी बोलते हैं इन्हें। कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का एम्प्लॉयर से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे, जो पे ऑफ करेगा हिज पैसेज टू न्यू कंट्री और होम। सो ये एक नया वर्ड आ गया, इंडेंचर्ड लेबर। मेन जो डेस्टिनेशंस थी इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स की, वो थे ये कैरेबियन आइलैंड, जैसे त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम। अभी भी वेस्ट इंडीज़ की टीम देखो, काफ़ी इंडियन नेम दिखते हैं वहाँ पे। मॉरिशस, फिजी। क्लोजर होम में तमिल माइग्रेंट गए थे, सिलोन, श्रीलंका, मलय चले गए। इंडेंचर्ड वर्कर वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम एज वेल। रिक्रूटमेंट था वो एजेंट्स के थ्रू होता था, एंगेज होते थे एम्प्लॉयर्स को, एक स्मॉल उनको कमीशन भी मिलता था। मैनी माइग्रेंट अग्रीड टू टेक अप वर्क, उनको ये लगता था इससे हम एस्केप हो जाएंगे गरीबी से, ऑपरेशन से जो उनके घर पे है। एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स। एजेंट का काम ही होता है बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और काम अब से ये उनको माइग्रेंट वर्कर को बोलते थे। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे कि फाइनल डेस्टिनेशन में ऐसा होगा, मोड्स ऑफ ट्रैवल ये होंगे, नेचर ऑफ द वर्क क्या होगा, लिविंग वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। तो माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क on a long sea voyage. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. तो इस तरीके से इन्हें नए जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ये कोकोआ प्लांटेशन है, ये इंडियन इंडेंचर्ड लेबर है, बट ये काम कहाँ कर रहे हैं, त्रिनिदाद में, कैरेबियन में ये ऐसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये बात 19th सेंचुरी की है। तो 19th सेंचुरी के इंडेंचर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी हो गया। प्लांटेशन लेबर, नई कंडीशंस मिली इन्हें, जहाँ पे ये तुरंत इन्होंने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श रहती थी और इनको लीगल राइट्स भी नहीं मिले थे। बट वर्कर्स ने डिस्कवर किया देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड हो गए, वाइल्ड में चले गए, दो इफ कॉट दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट। अदर डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसे वो ब्लेंड हो गए डिफरेंट कल्चरल फॉर्म में, अडेप्टेशन कर लिया उन्होंने ओल्ड एंड न्यू। त्रिनिदाद में एनुअल मुहर्रम होता है, प्रोसेशन होता है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू राइटस कार्निवल कॉल्ड होसे और इमाम हुसैन, इन विच वर्कर्स जो हैं ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स ज्वाइन। तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेलगेमेशन हो रहा है। यहाँ पे इनका कल्चर अलग था, मुहर्रम था, यहाँ पे इन्होंने नया कल्चर में उसको कन्वर्ट कर लिया। प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ दिस रस्ताफारियानिज्म, ये जमाइका में रेगे स्टार बॉबी मार्ले ने इसको डेवलप कर दिया वहाँ पे। देन दे सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद दिस इंडियन माइग्रेंट एंड कैरेबियन। चटनी म्यूजिक आ गया पॉपुलर त्रिनिदाद एंड गुआना में। अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन हुआ पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस। तो दे आर गोइंग इनटू दिस न्यू वर्ड एंड दे आर इंटीग्रेटिंग विद दिस न्यू वर्ड एंड डेवलपिंग समथिंग एल्स। एक नया अमालगमेशन हो गया, फ्यूजन आ रहा है यहाँ पे। देन कल्चरल फ्यूजन हुआ, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड हुआ, डिफरेंट प्लेसेस मिक्स हो गए, ओरिजिनल एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नया एंटिटी, इनका आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। Indentured workers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India.
कॉन्सिक्वेंशली लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडिया डिसेंट इन दीज कंट्री। तो इस तरीके से इंडेंजर्ड फोटोग्राफ्ड हैं फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। जैसे नोबल प्राइज विनिंग राइटर हैं वीएस नायपॉल। सम ऑफ यू मे बी फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर, आपने इनका नाम सुना है, शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवन, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं। सी नाम इनके इंडियन है बट ये खेलते वेस्ट इंडीज़ के लिए हैं। इफ़ यू हैव वंडर्ड व्हाई देयर नेम साउंड वेगली इंडियन, द आंसर इज दैट दे डिसेंडेड फ्रॉम दिस इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेंट्स, जो एक समय पे इनके जो पूर्वज थे वो इंडिया से ऐसे यहाँ पे गए थे। 1900s में इंडिया की नेशनलिस्ट लीडर ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया, अपोजिंग द सिस्टम इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन, क्योंकि ये अब्यूजिव है, ये क्रूअल है। इसको अबॉलिश किया गया फिर 1921 में। For a number of decades of afterward, descendants of Indian indentured worker, इनको कुली बोला जाता था। अनईजी माइनॉरिटी हो गई कैरेबियन आइलैंड्स में। सम ऑफ नाइपॉल अर्ली नोवेल कैप्चर देयर सेंस ऑफ दिस लॉस एंड एलियनेशन। ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर, इनकी बहुत अच्छी इन्होंने कुछ बुक्स लिखी है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एंड इंडेंजर्ड लेबर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया जाता था, 5 years से आपको वर्क करना है, उसी के बाद आपको रिलीव किया जाएगा आपके काम से। अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी हम देखें अब्रॉड में, तो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप से वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, पैसे की ज़रूरत है। लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट, बट छोटे मोटे जो हैं हम्बल पीजेंट्स हैं, ये कहाँ से पैसे लाएंगे, बैंक और मार्केट तो इनको पैसे भी नहीं देगा। तो एंटर द इंडियन बैंकर, अब आएंगे इंडियन बैंकर। देन डू यू नो ऑफ दिस शिकारीपुरी श्रॉफ एंड दिस नट्टू कोटाई चेट्टियार? दे वर अमंग्स द मैनी ग्रुप ऑफ बैंकर ट्रेडर्स जिन्होंने फाइनेंस किया एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में यूजिंग देयर ओन फंड्स, या फिर ये उधर बोरो करके मिडिल मैन बन जाते थे। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, ट्रांसफ़र करते थे मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस में, मनी ट्रांसफ़र इन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया था। इवन डेवलप्ड इंडिजिनस फॉर्म ऑफ दिस कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ने फॉलो किया यूरोपियन कोलोनाइजर को अफ्रीका में। हैदराबाद के जो सिंधी ट्रेडर्स थे however ventured beyond European colonies, 1860s में इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया फ्लरिशिंग एम्पोरिया बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड में। सेल करते थे लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियो टू टूरिस्ट हुज नंबर वर बिगिनिंग टू स्वेल थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेजेस ट्रेवलर। तो इंडियन जो स्मॉल बैंकर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, वो भी मीनवाइल इस शेडो में ऐसे डेवलप हो रहे हैं। जैसे ये टेस्टिमनी है इंडेंचर्ड लेबर की, दे आर शोइंग की, दे आर टेलिंग कि इनको भी काफ़ी ट्रबल आया है, इन पे इनह्यूमन एक्ट्स भी हुए हैं। दैट इज़ वाई 1921 में आते आते इंडिया ने इसको कम्प्लीटली अबॉलिश करने पे एकदम डिसाइड ले लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम की। फाइन कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था ये एक्सपोर्ट हो जाता था यूरोप में, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, और जो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगिन टू एक्सपैंड। इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि रिस्ट्रिक्ट करें कॉटन इंपोर्ट को और प्रोटेक्ट करें लोकल इंडस्ट्रीज़ को। तो टैरिफ लगा दिए जाते हैं। हम कहते हैं ना, बाहर से अगर इंपोर्ट हमें कम करना है तो बाहर से आने वाले गुड्स पे टैरिफ लगा दो। तो टैरिफ वर इम्पोज्ड ऑन क्लोथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर टैरिफ लग गया था, महंगा हो गया। कॉन्सिक्वेंशली द इनफ्लो ऑफ इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। तो इंडियन कॉटन को अब मार्केट नहीं मिल रहा है ब्रिटेन में, बिकॉज वहाँ पे टैरिफ लग रहा है इन पे। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगिन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लोथ। तो अब ये क्या करेंगे, इंडिया में सप्लाई करने का कोशिश करेंगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है, लंदन में है, नर्व सेंटर बन गया ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का। मार्केट बाय दिस टैरिफ बैरियर। तो इंडियन टेक्सटाइल को अब स्टिफ कंपटीशन मिलने लग गया, बिकॉज ब्रिटेन में जाते थे तो टैरिफ लग जाता था, टैक्स लग जाता था, अदर इंटरनेशनल मार्केट में भी। सो इफ़ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वी सी अ स्टेडी डिक्लाइन हुआ है शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल में। जो 30% था वर्ल्ड का 1800 में, वो 15% हो गया 1815 में। बाय द 1870s ये 3% हो गया। तो सी रिंडरपेस्ट, इंडिया की भी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। What then India export? The figure again tell a dramatic story. Export of manufacturer decline हुआ rapidly, export of raw material equally fast, increased equally fast. तो raw material आप हमको दो, हम उससे मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन आप करो, सेकेंडरी प्रोडक्शन ब्रिटेन में होगा, तो फ़ायदा किसको हुआ, सेकेंडरी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन इनसे इन्होंने लिया, इंक्रीज़ हुआ ब्रिटेन में, और देन जो मैन्युफैक्चर्ड है वो इंडिया का इंक्रीज़ नहीं हुआ, केवल रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हुआ। 1812 से 71 होते होते शेयर ऑफ रॉ कॉटन 5% से बढ़ के 35% हो गया। इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ वाज अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हो गया।
जैसे ये सूरत का एक व्यू है, सूरत सूरत एंड इट्स रिवर है। अर्ली 18 सेंचुरी में मेन सेंटर था ओवरसीज ट्रेड इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, सूरत वाज मेन सेंटर। अब क्या होगा, काफ़ी डेकेड्स बाद, एज यू हैव रेड लास्ट चैप्टर लास्ट ईयर, ओपीएम शिपमेंट भी बढ़ेगा। दिस गांजा चाइना बहुत रैपिडली ग्रू करेगा 1820 में टू बिकम फॉर अ वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया से कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है। ब्रिटेन ग्रू ओपीएम इन इंडिया, इंडिया में वो ओपीएम ग्रो करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे चाइना में, विद द मनी अर्न थ्रू द सेल ऑफ इट फाइनेंस करेंगे टी एंड अदर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो इंडिया से ओपीएम लिया, उस ओपीएम को चाइना में बेच दिया, जो पैसा आया उससे इन्होंने टी एंड दूसरा इंपोर्ट ले लिया फ्रॉम चाइना। तो इस तरीके से इनका दूसरा गेम प्लान यहाँ पे एक्टिव हो गया है। बट ये जितना ओपीएम जाएगा, ये तो जा रहा है चाइना, चाइना पूरा ओपीएम अडिक्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड फ्लडेड द इंडियन मार्केट। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो इंडिया में लेके आएंगे, और इंडिया में अगेन जो हमारे लोकल क्राफ्ट्समैन है, दीज है, इकोनॉमी कोलैप्स होगी। इसी को उन्होंने बोला ये तो सिस्टमेटिक ड्रेन थ्योरी है। फूड ग्रेन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से ब्रिटेन में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज हो गया, बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। Thus Britain had a trade surplus with India, और इंडिया ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्री, और जो ये सरप्लस आ रहा है उससे ये पैसे दे रहे हैं जो डेफिसिट बाकी कंट्रीज में हो रहा है। तो अदर कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग मोर देन इट वॉज सेलिंग टू। तो दिस वॉज अगेन देयर ब्रिलियंट गेम प्लान। दिस इज हाउ मल्टीलेटरल सिस्टम वर्क हुआ। इसने अलाउ किया वन कंट्री के डेफिसिट से दूसरे कंट्री को सेटल किया सरप्लस में। इवन आज भी आप इकोनॉमिक सर्वे देखो, इंडिया का कुछ कंट्रीज़ के साथ सरप्लस है, कुछ कंट्रीज़ के साथ डेफिसिट है। जहाँ से सरप्लस है उससे हम डेफिसिट फुलफिल कर देते हैं, तो बिकॉज पूरे वर्ल्ड का जो टोटल पैसा है वो तो कांस्टेंट है, तो इधर से इधर चला जाता है, इधर से इधर, और इकोनॉमी का मतलब ही है सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस इंडिया में हेल्प किया। सो कॉल्ड होम चार्जेस जो थे इनके इंक्लूड किया प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट था, पेंशंस थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया की। इंडिया अब कम्प्लीटली ड्रेन होता जा रहा है अपने रिसोर्सेज से। सी ये जो बड़ा अच्छा मैप है, ट्रेड रूट है, इंडिया ऐसे 17th सेंचुरी में लिंक था। ये सूरत, गोवा, मद्रास, मसूलीपट्टनम, दिस इज़ हुगली, लाहौर, ये इस तरीके से इधर यहाँ पे ऐसे, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शहर हैं जो काफ़ी उस टाइम पे ट्रेड में एक्टिव थे यहाँ पे। ओके, नाउ अब आता है थर्ड चैप्टर, द इंटर वॉर इकोनॉमी। 1914 से 1918 का टाइम है अभी। ये मेनली फॉट हुआ यूरोप में, बट इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में फील किया गया। 1914-1918 इंटर वॉर इकोनॉमी इसके बीच में कैसे वर्क कर रही है। सो नोटेबली फॉर अवर कंसर्न इन दिस चैप्टर, इट प्लंज द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू अ क्राइसिस दैट टुक ओवर 3 decades टू ओवरकम। ये जो क्राइसिस हुआ इसको ओवरकम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड अनदर कैटास्ट्रॉफिक वॉर। सो आवर कंसर्न ये है कि क्या प्लंज किया फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी को, जिसको इतना ज़्यादा हमें डैमेज होने लग गया। तो अब हम देखते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। वॉर डिफ़िकल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, फॉट हुआ, 2 पावर ब्लॉक्स थे उसमें, एक थे अलाइज, एक साइड पे अलाइज थे। अलाइज मतलब कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और बाद में यूएस भी ज्वाइन होगा। ये अलाइड पावर्स हैं। और जो दूसरा साइड था वो थे सेंट्रल पावर मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, अलाइज के और दिस सेंट्रल पावर के। द वॉर बिगेन अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ था। मैनी गवर्नमेंट थॉट इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस, मतलब 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज वॉर जब स्टार्ट होता है ना, तो नोबडी नोज ये किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या आउटकम होगा। ये 4 साल लग गए इसको एंड करने में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज लाइक अ वॉर लाइक नो अदर बिफोर, तो दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। फाइटिंग में पूरा वर्ल्ड आ गया, इंडस्ट्रियल नेशंस आ गए, हार्नेस द वास्ट पावर आ गई थी, बिकॉज कॉलोनीज एंड ऑल के कारण काफ़ी पैसे आ गए थे इनके पास, स्ट्रेंथ थी, मॉडर्न इंडस्ट्री थी टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन होगा ऑन देयर एनिमी। ये इसके बहुत डेडली आउटकम्स आने वाले हैं। वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर इसको बोला जाता है। इट सॉ द यूज़ ऑफ दिस मशीन गन होगी, टैंक होंगे, एयरक्राफ्ट होगा, केमिकल वेपन होगा, मैसिव स्केल पे होगा। दे वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ दिस मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले इन्हें लेबर की ज़रूरत थी, अब इन्हें सोल्जर्स की ज़रूरत है। अगेन लेबर कहाँ से आए थे? इंडिया एंड दिस कंट्रीज से। सोल्जर्स भी कहाँ से आएंगे? इंडिया एंड दिस कॉलोनीज से। देन मूव्ड इनटू द फ्रंट लाइन, लार्ज शिप्स बनेगी, ट्रेन्स होगा, 9 मिलियन डेड होंगे, 20 मिलियन इंजर्ड होंगे। अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज़ ऑफ दिस इंडस्ट्रियल आर्म। सो दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर। जो मरेंगे मेम्ड है वह मैन ऑफ वर्किंग एज का, जो मतलब यंग है, उनका डेथ होगा और ये ज़्यादा पेनफुल होता है। दीज डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप, बिकॉज अब काम करने वाले इनके पास हैंड्स नहीं बचेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होगा। फ्यू नंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइंड आफ्टर द वॉर। तो इसके बाद हार्डशिप्स आएंगी वॉर के बाद। वॉर में इंडस्ट्रीज रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स होंगी। एंटायर सोसाइटी रीऑर्गेनाइज्ड करेगी अराउंड वॉर। Men went to battle, women stepped in undertake jobs that earlier men were expected to do. See, ये जैसे म्यूनिशन फैक्ट्री है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इन्होंने ऐसे आर्म्स बना रहे हैं, यहाँ पे आर्मामेंट्स इंक्रीज हो रहा है रैपिडली टू मीट वॉर डिमांड्स। अब क्या होता है? वॉर जो लेड हुआ, स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स हुआ। सम ऑफ द वर्ड्स, इकोनॉमिक टाइज अगर टूटते हैं तो फिर भी वो वर्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। चाइना और इस यूएसए में ट्रेड वॉर हो रहा है तो वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी सफ़र किया है। कोविड-19 से अभी थ्रेट बढ़ रहा है तो वर्ल्ड इकोनॉमी, स्टॉक इक्विटीज़ आप देखिए क्रैश हो रहे हैं वो। ब्रिटेन ने बोरो किया लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज यूएस पब्लिक से भी। तो जो वॉर था उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया यूएस को इंटरनेशनल डेटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। पहले ये उधार ले रहा था, अब ये सबको उधार दे रहा है। तो यूएस का पावर अब बहुत बढ़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अदर वर्ड्स, द वॉर्स एंड यूएस एंड इट्स सिटीजन्स ओन मोर ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ओन इन द यूएस। अब वॉर तो हो गया, अब देखते हैं वॉर के बाद रिकवरी कैसे करें। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी जो हुआ ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ब्रिटेन जो था वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वर्ल्ड वॉर इरा में था, प्री वॉर पीरियड में, इसको प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस अब फेस करने पड़ेंगे। ब्रिटेन प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर इंडस्ट्रीज हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट। तो यहाँ से ब्रिटेन का डिक्लाइन चालू हो जाएगा। इंडिया में भी उसकी जो होल्ड है वो दिस 1914 का जो ये वर्ल्ड वॉर है इसका जब कंप्लीट होगा तो ब्रिटेन की पोजीशन वीकन होगी। कॉम्पीट विद जापान इंटरनेशनली उसको करना पड़ेगा। फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन को बोरो करना पड़ेगा लिबरली फ्रॉम द यूएस। तो इसका मतलब एंड ऑफ वॉर में ब्रिटेन बर्डन हो जाएगा, ह्यूज एक्सटर्नल उधार हो जाएगा, डेट आ जाएगा। द वॉर हैड लेड टू इकोनॉमिक ब्लूम भी होगा, दैट इज़ टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब वॉर बूम एंड होता है, जब वॉर चल रही थी तो बहुत डिमांड था, तो सारी चीज़ें एकदम प्रोडक्शन एंड ऑल फुल थ्रॉटल पे चल रहा था। वॉर एंड हो गया तो ये जो वॉर का जो बूम था, एक ऐसे ब्लिप यहाँ पे ऐसे राइज आया था, ये एंड होगा। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। सेम टाइम पे गवर्नमेंट रिड्यूस होगी ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर से। बहुत वॉर इज़ नॉट अ चाइल्ड्स बिजनेस, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। आस्क एनी एक्सपर्ट, दे ऑलवेज टेल, जो वॉर लड़ते हैं वो जानते हैं वॉर की कीमत क्या होती है। ब्रिंग देम इनटू लाइन विद दिस पीस टाइम रेवेन्यू। तो दीज डेवलपमेंट लेड टू अ ह्यूज जॉब लॉसेज हुए। 1921 में 1 in every ब्रिटिश वर्कर वॉज आउट ऑफ वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एनजाइटी आया, अनसर्टेनिटी आया एंड्यूरिंग पार्ट ऑफ दिस पोस्ट वॉर सिनेरियो। एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ की बात करें तो उसमें क्राइसिस हुआ, जैसे कि वीट प्रोड्यूसर्स थे। तो दैट इज़ वाई वॉर टाइप के बाद क्या आता है? फेमाइन आता है, बिकॉज फूड शॉर्टेजेस आने लग जाती है। बिफोर द वॉर यूरोप एक मेजर सप्लायर था वीट इन द वर्ल्ड मार्केट में। When the supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America and Australia expanded dramatically. But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. Grain prices fall, rural incomes declined, farmers fell deeper into this debt. तो farmers भी again यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ गई थी। तो दैट इज़ वाई वॉर, पोस्ट वॉर जो होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आता है, रिकवर में बहुत टाइम लगता है। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन होगा अब, और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कंजम्पशन मतलब कंज्यूमरिस्ट टेंडेंसी आएगी, कंजम्पशन भी मास कंजम्पशन होगा। यूएस रिकवरी वॉज क्विकर, यूएस जल्दी रिकवर हो गया। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। सो आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर, यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। तो वॉर एंड हुआ दिस टेंस में, 1920s आते आते यूएस में एक बहुत ज़्यादा अप होगा, इकोनॉमी एकदम बूस्ट करेगी यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी 1920s क्या क्या थी? मास प्रोडक्शन होने लग जाएगा।
द मूव टूवर्ड मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। 1920s में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। यहाँ पे असेंबली लाइन प्रोडक्शन एंड ऑल बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे अब 1920 में। यूएस एकदम सुपर पावर बनने के रास्ते पे है। अब वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन थे कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। इन्होंने अडेप्ट किया असेंबली लाइन शिकागो स्लॉटर हाउस में। स्लॉटर हाउस एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय बुचर्स एज दे केम डाउन अ कन्वेयर बेल्ट। तो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट चलेगी, हर एक पर्सन का अपना एक काम है उस कन्वेयर बेल्ट में, जब उसके सामने प्रोडक्ट आएगा तो उसको वो फिट करना है। तो कार्स भी उसने ऐसे ही मैन्युफैक्चर करने लग गई, एक टायर लगा रहा है, एक यहाँ पे फिटिंग, एक स्टीयरिंग वर्क कर रहा है, एक इंजन में वर्क कर रहा है, वो एक्सपर्ट है, वो ही वो काम कर रहा है, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट बैच उसके सामने आ जाता है कार। तो कन्वेयर बेल्ट में ऐसे वर्क चालू हो गया। ये डेट्रॉइट में इसने नया कार प्लांट बना दिया। डेट्रॉइट बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ही रियलाइज दैट असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ अ फास्टर एंड चीपर वे होगा प्रोड्यूस व्हीकल्स में, और इसने रिवॉल्यूशन ले आया। असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टिन्यूसली। सी टायर फिट करना है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, स्टीयरिंग में एक्सपर्ट हो गए, तो सिंगल टास्क करना है मैकेनिकली एंड कॉन्टिन्यूसली, फिटिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कार, अ पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। सो दिस वाज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर। स्पीड अप हो गया पेस ऑफ वर्क। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट पे नो वर्कर वुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, बिकॉज जिसने डिले किया आगे चेन में डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। सो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। डिले द मोशन, टेक अ ब्रेक और इवन हैव अ फ्रेंडली वर्ड विद द वर्कमेट। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी राइज होगी। हेनरी फोर्ड की जो कार केम ऑफ द असेंबली लाइन 3 मिनट, हर 3 मिनट में एक कार बनने लग गई, मच फास्टर देन अचीव बाय प्रीवियस मेथड ऑफ दिस टी मॉडल फोर्ड वर्ल्ड्स मास प्रोड्यूस्ड कार। ये टी मोबाइल ऑटोमोबाइल है, लाइंड अप है, तो प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया है अभी। नाउ फर्स्ट जो वर्कर्स थे फोर्ड फैक्ट्री में अनेबल थे टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग, इतना वर्क के लिए रेडी नहीं थे, कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, सो दे क्विट। लार्ज नंबर पे उन्होंने जॉब छोड़ दिया। इन डेस्परेशन फोर्ड ने डबल किया डेली वेज फ्रॉम टू $5 कर दिया जनवरी 1914 में। एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट्स बिकॉज व्हाट दे वांटेड मोर प्रोडक्शन। अभी भी आप देखो ट्रेड लॉज, लेबर लॉज में गवर्नमेंट चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, 8 से 12 घंटे का काम करो, एक्स्ट्रा वेजेस देने के लिए भी तैयार है। हमारी प्रायोरिटी बस ये है कि प्रोडक्शन अब रैंप अप करना है एट एनी कॉस्ट। हेनरी फोर्ड जो है रिकवर किए हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन, फोर्स किया वर्कर्स को टू वर्क इवन हार्डर। देन ही वुड सून डिस्क्राइब द डिसीजन टू डबल द डेली वेज। बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन है। आप यहाँ पे $5 भी कर दिया है बट आपका ओवरऑल गेन ज़्यादा होगा, तो ये कॉस्ट कटिंग हो रहा है। इनफैक्ट फोर्डिस्ट का जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी ये बाहर जाएगी, वाइडली कॉपी होगा यूरोप में भी। मास प्रोडक्शन लोअर करेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स का, हायर वेजेस आएंगे, मोर वर्कर्स फॉलो होगा, परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार प्रोडक्शन यहाँ पे राइज होगा 2 मिलियन 1919 से 5 मिलियन 1929। विद इन 10 ईयर्स इन्होंने डबल से भी ज़्यादा कर दिया। स्पर्ट आएगा इन परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, सिस्टम ऑफ हायर परचेज। सी कंज्यूमरिज्म इज ऑन राइज, मास प्रोडक्शन हो रहा है, अब इसको कंजम्पशन भी करना है इन्हें। डिमांड सब इनका एट्सेट्रा वॉज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय दिस बूम। तो इकोनॉमी में अभी बूम फेस चल रहा है। होम ऑनरशिप बढ़ेगी, फाइनेंसेस, लोन दिया जाएगा, ईजी लोन मिलेगा। हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस। तो फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई। लार्ज इन्वेस्टमेंट हुआ हाउसिंग हाउस होल्ड्स में, साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट आ गया, इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, मोर इन्वेस्टमेंट आया, मोर एम्प्लॉयमेंट आया एंड इनकम आई। 1923 में यूएस ने रिज्यूम किया एक्सपोर्ट कैपिटल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहा है, लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर हो गए। कैपिटल मतलब पैसे दे रहा है, तो ये लेंडर हो गया, क्रेडिट दे रहा है सबको। यूएस इंपोर्ट्स इन कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्टेड। इससे यूरोप की भी रिकवरी ठीक होगी, वर्ल्ड ट्रेड इंप्रूव होगा एंड इनकम बढ़ेगी नेक्स्ट 6 साल में। तो एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट नाउ। बट बूम आता है तो फिर उसके बाद फॉल भी आता है। 1929 में वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू अ डिप्रेशन सच एट नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। कोविड-19 के बाद भी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है अभी। तो अब आएगा दिस ग्रेट डिप्रेशन, जैसे माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर होमलेस हो गए हैं डिप्रेशन के बाद। ओके, सबको अब क्राइसिस आएंगे। अभी सब ने काफ़ी बूम फेज देख लिया, हर चीज़ प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही थी, कंजम्पशन बढ़ रहा था, अब कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किया है इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे अब। सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में आया, टिल द मिड 1930s तक ये चलेगा, 1929 से 1935 से तक चलेगा।
ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है ना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड ऑल, हम यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लूज़ लेते हैं. आप इकोनॉमी जब अपन 11th 12th एंड हायर देखेंगे, वी टेक अ लॉट ऑफ क्लू फ्रॉम दिस ग्रेट डिप्रेशन. ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन आया, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में. एग्जैक्ट टाइमिंग इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरी करता है, बट इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रीजन्स, कम्युनिटीज़, ये सारे वर्स्ट अफेक्टेड थे. फॉल हुआ एग्रीकल्चरल प्राइस में, प्रोलॉन्ग था देन द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ यहाँ पे. अब ये जो डिप्रेशन आ रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके कारण आया. वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रेजाइल थी इकोनॉमी पोस्ट वॉर, वर्ल्ड इकोनॉमी. पहला जो फैक्टर था वो ये था कि एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम, मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइस. प्रोडक्शन ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस क्या होगी, कम होगी. प्राइस स्लम्प हुआ, एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइन हुई. फार्मर्स ट्राई टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम. तो दे थॉट कि हम ज़्यादा सामान भेजते हैं तो हमें ज़्यादा, हमारा जो फॉल हो रहा है वो हमारा बैलेंस आउट हो जाएगा. बट इससे क्या होता है, ओवर सप्लाई हो गई, वर्सन कर दिया द ग्लट इन द मार्केट, पुशिंग डाउन प्राइसेस इवन फर्दर. प्राइस और कम हो जाएगी. फार्म प्रोड्यूस हो वो रॉट होगा इन द लैक ऑफ बायर. ज़मीन पे ऐसे उन्हें फेंक के जाना पड़ेगा, कोई उनको परचेज करने वाला नहीं मिलेगा. तो दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न, ओवर प्रोडक्शन हो गया था एग्रीकल्चर का. सेकेंड रीज़न जो था ग्रेट डिप्रेशन का वो ये था कि मिड 1920s में many country financed their investment through loans from the US. While it was often extremely easy to raise loan in the US when the going was good, US overseas lenders panicked the first sign of trouble. अब पैसे तो दे दिए, ये पैसे का रिकवरी नहीं होगा अब यहाँ पे, तो लोन डिफ़ॉल्ट हम अक्सर देखते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं, ये इशू अब यहाँ पे होगा. तो जो ओवरसीज़ लोन है वो 1 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा यूएसए का, और यूएसए अब पैनिक करेगा. इट वॉज 1/4 ऑफ दैट होम. कंट्रीज जो डिपेंडेंट थे क्रूशली ऑन यूएस लोन नाउ फेस्ड एन अक्यूट क्राइसिस. तो यूएस लोन देना भी अब स्टॉप करेगा. The withdrawal of US loan affected much of the rest of the world through in different way. Europe, it led to failure of some major bank, fail हो गए, collapse हो गया currency, British pound sterling. लेटिन अमेरिका में इंटेंसिफाई हो गया स्लम्प इन एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल प्राइसेस. यूएस ने अटेम्प्ट किया टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटी, ऑल्सो डेल्ट अनदर सीवियर ब्लो टू वर्ल्ड ट्रेड. तो एक तरफ तो आपके पास क्रेडिट आना बंद हो गया है, बिकॉज यूएस से जो इजी मनी आ रहा था वो बंद हो गया, अब आ नहीं रहा है, तो क्रेडिट लॉस हुआ, बैंक्स, करेंसी, दिस स्टर्लिंग एंड ऑल कोलैप्स हुए. दूसरा, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस में, यूएस ने वहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा लगा दिया, ड्यूटी लगा दिया, तो आप अब इजीली एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं यूएस में. तो ये डबल वैमी हो गई, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया. यूएस इंडस्ट्रियल कंट्री जो था मोस्ट सीवियरली अफेक्ट हुआ इस डिप्रेशन से. फॉल इन प्राइस हुआ, प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन आए, यूएस बैंक स्लैश किया डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन. तो जब भी ऐसा क्राइसिस होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इजी मनी पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश करती है. फार्म्स कुड नॉट सेल द हार्वेस्ट, हाउस होल्ड्स ड्यून हो गए, बिजनेस कोलैप्स हो गए. फेस्ड विद फॉलिंग इनकम, काफ़ी सारे हाउस होल्ड थे वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं, बोरो नहीं कर पा रहे हैं. फोर्स टू गिव अप देयर होम्स, कार्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिकॉज ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं वो. कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी जो थी, कंजम्पशन का जो मटेरियलिस्टिक वर्ड था, ये फेड होने लग जाएगा. डिसअपियर्ड इन अ पफ ऑफ डस्ट. As unemployment soared, people trudged long distance looking for any work they could find. Ultimately, US banking system collapse हो जाएगा. Unable to recover investment, लोन वापस नहीं आ रहे हैं, रीपे नहीं कर पा रहे हैं डिपॉजिटर्स को. Thousands of बैंक बैंकरप्ट हो जाएंगे और फोर्स टू क्लोज. जैसे बाद में हम लेहमन ब्रदर्स भी देखेंगे ना, 2008-9 जो क्राइसिस हुआ था, तो ये भी कुछ उस टाइम पे ऐसा हुआ. नंबर ऑफ फिनोमिनल्स थे. 1930 में 33 में 4000 बैंक क्लोज हो गए, 1929-32 में. तो यूएस में ये बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आ गया है. 1935 में मोडेस्ट इकोनॉमी रिकवरी होगी इंडस्ट्रीज कंट्रीज़ में, बट जो ग्रेट डिप्रेशन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आगे तक फील होंगे, वाइडर इफेक्ट्स होंगे सोसाइटी, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और हमारे थॉट प्रोसेस में. मूव मोर एंड्यूरिंग रहेंगे ये. सी पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. अभी कोविड-19 में भी यही थ्रेट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है. अब बात करते हैं इंडिया में क्या अफेक्ट आया इस ग्रेट डिप्रेशन का. इफ़ यू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडिया, हम रियलाइज़ करेंगे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये काफ़ी इंटीग्रेटेड होती है. तो अर्ली 20th सेंचुरी में इसके रिपरकशंस इंडिया में भी दिखेंगे. ट्रेमर्स ऑफ अ क्राइसिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
क्विकली रिलेट टू अदर पार्ट अफेक्टिंग लाइव इकोनॉमी सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। कोविड एक जगह हो रहा है, सब जगह फैल गया, हर जगह इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। इकोनॉमी में भी ऐसा होता है। 19th सेंचुरी में आप देखो, कॉलोनियल इंडिया एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चरल गुड्स का, इंपोर्टर था मैन्युफैक्चरर्स का। तो ये जो डिप्रेशन है ये इमीडिएटली अफेक्ट करेगा इंडियन ट्रेड को, इंडिया का व्यापार इम्पैक्ट होगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो हाफ हो जाएगा 1928 टू 34 जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। इंटरनेशनल प्राइस क्रैश होगी, इंडिया भी प्लंज हो जाएगा। 28 से 34 के बीच इंडिया 50% तक जो वीट प्राइस है वो कम हो जाएगी। पीजेंट्स और फार्मर्स सफ़र करेंगे, अर्बन ड्वेलर भी सफ़र करेंगे, एवरीबडी वुड सफ़र। एग्रीकल्चरल प्राइस फॉल होगा, कॉलोनियल डेवलपमेंट कोई इसमें अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, रिफ्यूज़ टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। ये वर्ल्ड का हिस्ट्री रहा है हमेशा, फार्मर्स वर्कर्स ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं किसी भी क्राइसिस में। जैसे कि जूट का हम बंगाल में देखें, ग्रे जूट होता था, फैक्ट्रीज़ में आता था, गनी बैग्स होते थे, बट गनी बैग का एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया तो प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश हो गया 60%। अब ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने बोरो किया था होप ऑफ बेटर टाइम्स, अब ये पेमेंट अपना नहीं दे पा रहे हैं, होप ऑफ हायर इनकम फेस्ड लोअर प्राइसेस, डीपर बंगाल जूट ग्रोनल्स लैमेट। तो ये काफ़ी सफ़र हो गया, यहाँ पे जूट का डिमांड कम हो गया है। अक्रॉस इंडिया देखें तो इंडिया की पेजेंट्स इंडेटनेस इंक्रीज़ हुआ, दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, मोर्टगेज जो था ये इन्होंने ज्वेलरी बेचा, प्रीशियस मेटल बेचे, बिकॉज इनके पास इनकम नहीं आ रही है। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल गोल्ड। फेमस इकोनॉमिस्ट है, ये काफ़ी बड़ा नाम है, जॉन मायनार्ड कीन्स, इन्होंने बोला कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। They certainly helped speed up Britain's recovery, but did little for the Indian peasant because यहाँ से तो सोना चला गया, वर्ल्ड को फ़ायदा हुआ बट इनका नुकसान हो गया। रूरल इंडिया जो था सीदिंग विद अनरेस्ट, महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया अब सिविल डिसोबीडियंस, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। हाइट ऑफ दिस डिप्रेशन इन 1931। Depression proved less grim for urban India because falling prices, those with fixed income उनको फ़ायदा हो रहा था, say town dwelling landowners, this received rents and middle class salaried employee फंड बेटर ऑफ कर सकते थे, हर चीज़ का कीमत कम हो रहा था। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हुआ, गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शन दे दिया इंडस्ट्रीज़ को, प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। तो ये जब भी लॉसेस होते हैं ना तो ये हर सोसाइटी हर जगह अलग अलग फील किए जाते हैं। तो जो अर्बन इंडिया में था उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट जो गरीब था, पीजेंट्स थे, वर्कर्स एंड ऑल थे, इन पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया था। अब हम बात करते हैं, रीबिल्ड करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर एरा। अब तो वॉर भी कंप्लीट हो गया है, अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी वापस ट्रैक पे लाते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा जो ब्रोक हुआ 2 डेकेड्स के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब एक्सिस पावर एक तरफ आ गए जिसमें नाजी, जापान और इटली है, और एलाइज फिर से वही हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। इन दोनों के बीच में अब दूसरा वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर 2, जिसके सीड्स वर्ल्ड वॉर 1 में ही हो गए थे। हम इसको किसी लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। इट वॉज अ वॉर वेज फॉर 6 years, मैनी फ्रंट, मैनी प्लेसेस, ओवरलैंड, सी एंड एयर। अगेन लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ होगी, 60 million पीपल, 3% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 1939 का बिलीव टू हैव बीन किल्ड इनडायरेक्टली डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर। मिलियंस इसमें इंजर्ड हो जाएंगे। अर्लियर वॉर्स की तरह मोस्ट ऑफ द डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटल फील्ड में नहीं होगी, बाहर ज़्यादा डेथ होगा। सिविलियंस लॉस्ट करेंगे, सोल्जर्स डाई करेंगे वॉर रिलेटेड कॉजेज़ में। वास्ट पार्ट ऑफ यूरोप एशिया डिवास्टेटेड हो जाएगा, सेवरल सिटीज़ डिस्ट्रॉय होगी, एरियल बॉम्बार्डमेंट रिलेंटलेस। वॉर इज़ नॉट गुड, वॉर केवल पेपर में अच्छी लगती है, ऑन फील्ड आप बड़े बड़े फील्ड मार्शल जो वॉर वेटरन्स हैं उनसे बात करके देखो, एवरीबडी से वी डू नॉट वांट वॉर, वॉर नहीं होना चाहिए, इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इससे। तो ये इतना पूरा डैमेज हुआ। द वॉर कॉज्ड इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन आया, सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस्ड, बहुत टाइम लगता है रीबिल्ड करने में। सी जर्मन फोर्सेस ने अटैक किया रशिया 1941, डैमेज। हिटलर अटेम्प्ट टू इन्वेड रशिया बाय अ टर्निंग पॉइंट इन द वॉर। यहाँ से हिटलर क्या होगा, डिफीट। शुरू में यहाँ पे जब हम वर्ल्ड वॉर देखेंगे हिटलर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, बट इस टर्निंग पॉइंट के बाद हिटलर यहाँ से वीक होगा, दैट वाज अ मिस्टेक। यूजुअली रशिया पे नहीं अटैक करना चाहिए, हमने देखा था दिस नेपोलियन बोनापार्ट, दैट वाज अ मिस्टेक। नाउ ये जो डेथ होती है यहाँ पे बैटल फील्ड्स में होती है, डिवास्टेशन होता है, रिकन्स्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम होता है। अब ऐसा नहीं है, सोवियत रशिया में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ, स्टालिनग्राड है, डिवास्टेटेड बाय द वॉर है, वॉर में हर तरफ नुकसान होता है। पोस्ट वॉर कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, फर्स्ट वॉर हुआ यूएस में, अगेन
फर्स्ट वॉर जो हुआ था उसमें यूएस इमर्ज हुआ था डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री पावर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यूएस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बना था, हमने देखा था ना, वो अब क्रेडिटर हो गया था, वर्ल्ड को पैसे बांट रहा था। सेकेंड वॉर में इसका डोमिनेंस होगा सोवियत यूनियन का, अब यूएसएसआर होगा, और इन दोनों के बाद वर्ल्ड क्या होगा, बायपोलर बन जाएगा। ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजीज, जर्मनी ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री, वर्ल्ड पावर बन जाएगा अब रशिया, कैपिटलिस्ट बनेगा, वर्ल्ड ट्रैप्ड विद दिस ग्रेट डिप्रेशन। तो अब राइज ऑफ दिस यूएसएसआर होगा। पोस्ट वॉर सेटलमेंट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ने दो सबक सीख लिया था इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से। पहला, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है वो बेस्ड होती है मास प्रोडक्शन में, कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन। प्रोडक्शन तो ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि मास कंजम्पशन भी हो, बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन कब होगा, जब नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम हो। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो सामान कैसे खरीदेंगे आपका। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वॉज अनस्टेबल। तो द स्टेबल इनकम ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टेडी फुल एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। अभी एम्प्लॉयमेंट लॉसेज होंगे ना, तो आप देखना सर्विस सेक्टर काफ़ी हिट होता है, लोग सामान परचेज बंद हो जाता है, टूरिज्म में जाना बंद कर देते हैं, बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ दिस प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, प्राइस को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होगी वो इंश्योर करेगी थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो पहला सबक सीखा हमने वॉर से। दूसरा जो लेसन था वो ये था कि कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड जो वर्ल्ड है, goal of full employment could only be achieved if the government had power to control flow of goods, capital and labor. See, चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने तीन चीज़ की बात की थी, गुड्स, कैपिटल और लेबर। तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है, तो ये ज़रूरी है ताकि अपन जो वॉर टाइप जो हार्डशिप्स हैं इसको भी मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे माउंट वॉशिंगटन होटल है, ब्रेटन वुड यूएसए, यहाँ ये फेमस कॉन्फ्रेंस होगी और दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी यहाँ से डेवलप होंगे। मेन एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिस्टम का, वो ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रिजर्व की जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा होना चाहिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। इस फ्रेमवर्क में अग्री किया कि एक यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर यूएसए। ये ब्रेटन वुड है, तभी हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ये ब्रेटन वुड है, वॉशिंगटन में, होटल एट ब्रेटन वुड। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, इसने एस्टैब्लिश किया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये डील करेगा एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, बिकॉज ट्रेड हो रहा था, एक जगह डेफिसिट था, एक जगह सरप्लस था, तो पैसों में भी दिस एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल, इकोनॉमी में सरप्लस और जो डेफिसिट है उसका गारंटर दिस आईएमएफ होगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होगा, पॉपुलरली जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट आफ्टर दिस वॉर। ये सेटअप करेगा फाइनेंस वॉर कंस्ट्रक्शन को। तो दैट इज़ वाई रिमेंबर थीम क्या है, वर्ल्ड बैंक का थीम होता है हमेशा डेवलपमेंट करना, रिकंस्ट्रक्शन, कुछ ग्रोथ कराना, ऐसा करना। और आईएमएफ का थीम क्या होता है, मॉनेटरी सिस्टम पे ज़्यादा रहता है, ये इकोनॉमिक ज़्यादा रहती है यहाँ पे, फाइनेंस पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों कहलाते हैं ब्रेटन वुड, समटाइम्स ब्रेटन वुड्स ट्विन इन्हें कहा जाता है। पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज दिस ब्रेटन वुड सिस्टम। आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है इसने कमेंस किया फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में। डिसीजन था दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंट्रोल्ड बाय दिस वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। यूएस का दैट इज़ वाई आप देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव राइट है वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन पे, और इससे पूरा वर्ल्ड काफ़ी ऑब्जेक्शन भी होता है, एक कंट्री को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम लिंक किया नेशनल करेंसी मॉनेटरी सिस्टम से। ब्रेटन वुड जो सिस्टम था ये बेस्ड ऑन दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स एंड ऑल थे। तो इसमें जो नेशनल करेंसी होती है, जैसे इंडियन रुपी है, उसको हम पैक करेंगे अगेंस्ट डॉलर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, जैसे अभी 75 क्रॉस हो गया है। डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ दिस $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। तो अगेन इससे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम इंटरलिंक कर रहे हैं इकोनॉमीज़ को, बिकॉज अगर सब डिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियली तो वो वॉर नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, बिकॉज सबको नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स की। तो ये दो लेसन्स जो थे हमारे, इससे ये दो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप कर लिए। अब पोस्ट वॉर ईयर्स जो देखें, अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स जो थे,
तो ब्रेटन वुड सिस्टम ने इनॉग्रेट किया, एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ था, ट्रेड का इनकम हुआ, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान में बहुत फ़ायदा हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू होगा 8% से 1950 से 1970 के बीच में, और इनकम भी बढ़ेगी वर्ल्ड की 5% के हिसाब से। ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल रहेगी, फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे, तो हम पर्पज़ अचीव कर रहे हैं। मच ऑफ दिस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो 5% से कम रहेगा मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री में, विच इज़ अगेन एक्सेप्टेबल। तो दिस डिकेड ऑल्सो सॉ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगा टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस। अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री वर इन हरी टू कैच अप विद एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ आगे आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी वास्ट अमाउंट कैपिटल में, इंपोर्ट करेंगी इंडस्ट्रियल प्लांट इक्विपमेंट। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रही है। MNC का कल्चर बढ़ेगा। ये क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कंपनीज हैं सेवरल कंट्रीज़ में, ये एक साथ काम करती हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशनल मतलब कंट्रीज़ में है, और ये कॉरपोरेशंस हैं MNC। ये 1920 में जैसे फर्स्ट MNC बना था, 1950-60 काफ़ी बढ़ गए ये, अलग अलग इनके ऑपरेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में। देन दिस वाज पार्टली हाई इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्स्ड MNC टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। बिकॉज हमने देखा था ना, रॉ मटेरियल जहाँ पर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जहाँ पर है, हम मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे करना चाहेंगे। हर कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, मतलब जिस कॉस्ट जो रहती है उसको कम करने की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन की। सो दैट इज़ वाई ये ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएंगे डिफरेंट नेशंस में। अब यही टाइम होगा डीकोलोनाइजेशन का। कोलोनाइजेशन का पीक हट गया है, अब कंट्रीज़ आज़ाद होना चालू होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी सारे पार्ट जो थे यूरोपियन कॉलोनियल रूल अब ओवर होगा। नेक्स्ट 2 डेकेड में आप देखना, एशिया अफ्रीका की सारी कंट्री फ्री हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इंडिया भी 1947 में हो गया था। ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी होगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे, इकोनॉमी सोसाइटीज़ हैंडीकैप्ड होंगी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। तो इनिशियली इनको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक टाइम था इंडिया के पास, हम शिप टू माउथ कंट्री बोलते थे, हम फूड इंपोर्ट करते थे, वो सीधा हमको खाना पड़ता था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगी, धीरे धीरे हम स्टेबल होंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनकी फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करेगा, इक्विप करेगा, कोप विद चैलेंज ऑफ पॉवर्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट इन फॉर्मर कॉलोनीज़। यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्ड करेंगे इकोनॉमी को, लेस डिपेंडेंट होंगे IMF एंड वर्ल्ड बैंक में। 1950 ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस। तो अब डेवलपिंग नेशंस इनका फोकस है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स इम्पोज ऑन अ कंट्रीज इम्पोर्ट। बाहर से हम इम्पोर्ट लगा रहे हैं, उस पर टैक्स लगा दो, होम कंट्री ने टैक्स लगा दिया, दैट इज़ टैरिफ। जैसे US बोलता है इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा देता है दिस हार्ले डेविडसन एंड ऑल पे, मिस्टर ट्रम्प कीप ऑन सेइंग दैट। तो टैरिफ आर लेवाइड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट। इम्पोर्ट पे हमने टैरिफ लगा दिया है। अब जो कॉलोनीज़ हैं, मैनी ऑफ लेस डेवलप्ड जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, ये पार्ट हो जाएंगे वेस्टर्न एम्पायर। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, अर्जेंट प्रेशर होगा, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी से बाहर निकालना है। गाइडेंस लेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज़ का जो डोमिनेटेड बाय दिस फॉर्मर कॉलोनियल पावर है। मैनी ईयर्स बाद जो डीकोलोनाइजेशन हुआ है, फॉर्मर कॉलोनियल पावर अभी भी कंट्रोल करेंगे वाइटल रिसोर्सेज, मिनरल एंड लैंड इन मैनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज़। अफ्रीका में ऐसा काफ़ी हुआ है। लार्ज कॉरपोरेशन जो होंगे पावरफुल कंट्रीज़ के, जैसे US एंड ऑल, ये सिक्योर राइट्स करेंगे, अभी भी ये एक्सप्लॉइट करते जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, इसका नेचर भी चेंज होगा। अब हम देखेंगे कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज इंपीरियलिस्टिक पावर बनती जा रही हैं। सेम टाइम पे मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट, फास्ट ग्रोथ में इनको फ़ायदा नहीं होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होंगे जैसे G77, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIO would give real control natural resources, more development assistance, fairer prices and raw material better access। अफ्रीका एंड ऑल में इनका काफ़ी ज़्यादा नीड फील किया जाएगा। अब एंड ऑफ ब्रेटन वुड होगा और बिगनिंग ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। स्टेबल और रैपिड ग्रोथ होने के बाद भी पोस्ट वॉर में 1960 में राइजिंग कॉस्ट हुई, US फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो था इन्वॉल्वमेंट, इसने वीकन कर दिया US के फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को। तो US डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी, मेंटेन नहीं कर पाएगा इसका वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। US जो डॉलर है ये वीकन होगा। इससे क्या होगा? कोलैप्स होगा सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का और इंट्रोडक्शन होगा सिस्टम ऑफ दिस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो अभी हमारा क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। सी, रुपये का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे होता है, दैट इज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। 1970 में इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इंपॉर्टेंट वेज।
डेवलपिंग कंट्री टर्न होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से, लोन लिया जाएगा, डेवलपमेंट असिस्टेंस लिया जाएगा, बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से भी। तो इससे डेट क्राइसिस आएगा डेवलपिंग वर्ल्ड में, उधार के तले ये दबने लग जाएंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका में भी। अब जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है ये हिट होगा अनएम्प्लॉयमेंट से 1970s में, रिमेंड हाई इन अर्ली 1990s। 1970 में एमएनसी भी प्रोडक्शन अपना चेंज करने लगेंगे, ये ढूंढेंगे लो वेज एशियन कंट्री, और चाइना अब इनका फेवरेट हो जाएगा। 1970 आते आते चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 80-90 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली लेटिन अमेरिका भी ये जाएंगे, मैक्सिको एंड ऑल। China had been cut off from post-war economy since its revolution in 1949, but अब नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो चाइना लाएगा, कोलैप्स ऑफ स्पेशली दिस सोवियत यूनियन 1990s, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म, ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ दिस वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब फिर से ग्लोबलाइजेशन, दिस यूएसएसआर, बिकॉज हमें पता है वर्ल्ड क्या बाइपोलर हो गया था, कम्युनिस्ट दिस यूएसएसआर लेड था और कैपिटलिस्ट दिस यूएसए लेड था। यूएसएसआर का फॉल हुआ तो इसके काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स अब वर्ल्ड इकोनॉमी इधर इंटीग्रेट हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वेजेस अभी भी कम होगी चाइना में, तो एमएनसी इसको डेस्टिनेशन बना लेंगे, कैप्चर करना चाहेंगे वर्ल्ड मार्केट का। तो मोस्ट ऑफ द टीवी, मोबाइल फ़ोन आप देखो सब मेड इन चाइना है। चाइना एक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, इंडस्ट्री बन जाएगा ये। रीलोकेशन होगा लो वेज कंट्रीज़, वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो चेंज होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी ट्रांसफॉर्म होगी, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। अब देखो चाइना में भी इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, तो हमने देखा कि कैसे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस अब ये ढूंढ रहे हैं कि हम वियतनाम चले जाएं या इंडिया में शिफ्ट कर लें। तो दे कीप ऑन डूइंग दिस, उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी मिनिमम रखनी है। एक्सचेंज रेट क्या होती है, जो नेशनल करेंसी होती है इनको कैसे लिंक किया जाए रुपी को डॉलर से फॉर पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ब्रॉडली दो काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट होती है, एक होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स मतलब व्हेन एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम, एक फिक्स्ड अपने रेट डिसाइड कर लिया है। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लक्चुएट होगी डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर का डिमांड बढ़ गया है तो इंडियन रुपी थोड़ा वीक हो गया, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और फिर जब सप्लाई बढ़ा देती है, आरबीआई डॉलर सेल कर देती है, तो फिर डॉलर का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो इंडियन रुपी रिकवर हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम है। फॉरेन एक्सचेंज प्रिंसिपल्स विदाउट इंटरफेरेंस, डायरेक्टली नहीं होता है, इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। अब ब्रीफ में हम देखें तो दो एग्जांपल्स आप बताइए। ग्लोबल एक्सचेंज विच टुक प्लेस 17th सेंचुरी में हुआ था, एशिया वन फ्रॉम द अमेरिका। क्या एक्सचेंज हुआ, हमने देखा ना, फूड्स, टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई। हाउ ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजेज हुआ दिस प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, इससे इनका बहुत बड़ा हथियार हुआ इन विनिंग दिस कॉलोनीज, अमेरिका में स्पेशली, this smallpox and all. Then British government decision to abolish this corn law क्यों किया। रिंडर पेस्ट हमने देखा था ना, एल्ट्रिया से इधर साउथ में भी गया और इधर अटलांटिक कोस्ट में भी गया। यूरोप बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर, डेथ ऑफ मैन, वर्किंग एज, ग्रेट डिप्रेशन आया। इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया, अर्बन क्लास एंड दिस में। एमएनसी रीलोकेट करती हैं प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज बिकॉज चीप लेबर मिल रहा है। शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फूड अवेलेबिलिटी। और ये ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट क्या था। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, you will have a better understanding. Then Indian laborers कैरेबियन में भी गए, इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्टेड लेबर थे। then Indian origin के 3 एग्जाम्पल्स दीजिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या थे, ये नई G77 कंट्रीज़ क्यों रेफ़र किया गया, रिएक्शन था ये ब्रेटन वुड्स ट्विन का। सो अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये लंबा चैप्टर था, एक सिटिंग में हमने देखा है, बट अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, दैट इज़ एक्सेलेंट। आई एम टेलिंग यू, इतना अच्छे से इसमें सारी चीज़ें जो बेसिक्स है ना, दे आर एक्सप्लेन वंडरफुली, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट विद अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स में, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत हेल्प करेंगे। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वॉर इरा। देन हमने पढ़ा कैसे पीजेंट्स में आया, डिप्रेशन क्या होता है। अभी फिर कोविड-19 में हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन का, इसके रूट्स हम देखेंगे, उस टाइम पे हमने कैसे इससे बैटल किया था। देन राइज ऑफ मास प्रोडक्शन क्या हुआ, पोस्ट वॉर रिकवरी कैसे होता है, इंटर वॉर इकोनॉमी क्या होती है, ये इंडिया एक सेंटर कैसे ट्रेड लिंकेजेस हुआ था, ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देन इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल ऑर्डर, एंटरप्रेन्योर्स कैसे आए बीच में उन्होंने फुलफ़िल करने के लिए, इंडेंचर्ड लेबर कैसे थे, वीएस नॉयपॉल सी, इनके ओरिजिन क्या है,
ओके, सर्वन एंड ऑल, वेस्ट इंडीज़ टीम। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसवॉल, इसमें भी गांधी जी इज़ अगेन लिंकेज, बिकॉज साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन होता है, गांधी जी को अर्ली वहीं से किक इन मिलता है इस अगेंस्ट वॉइस रेज करने का अपनी। देन ये देखिए वर्ल्ड मैप जो है, इसमें अफ्रीका को उन्होंने ऑन पेपर ड्रॉ किया था, कोलोनाइज कर रखा था लेट 19th सेंचुरी में। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज वर द एमिग्रेंट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पूरे यूरोप के लोगों को भेजा जाएगा 1815-1914 के बीच में। देन ये कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड हुआ, इसमें नई चीज़ें आएंगी, कुछ क्रॉप्स हमें एक्सचेंज होगा, देन मिनरल्स एक्सचेंज होंगे, डिसीजेज भी एक्सचेंज होंगे, स्पैगेटी, पोटैटो, सिल्क रूट क्या है, BRI इनिशिएटिव से कैसे लिंकेजेस हैं, ये हम जो आज वर्ड देखते हैं उसका ये हिस्ट्री है, ये वर्ड कैसे फॉर्म हुआ है। सो दिस इज सेक्शन 2 का पहला यूनिट, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी हमारे प्रेजेंट डे को डिक्टेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।